सो हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस ठीक से आ रही है सभी को? वीडियो ठीक है, ऑडियो ठीक है? चलिए स्टार्ट करें क्लास। कैसा है आप लोग, क्या हालचाल? हम लोगों ने कल तक थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया था, है ना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कल तक डन हो चुका था और आज हमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने होमवर्क में मार्क करे थे, आप लोगों ने कर लिए क्या? सभी ने होमवर्क क्वेश्चन हो गए क्या? वो जो थर्मो के होमवर्क क्वेश्चंस थे ना, वो आज मैं लेके आई हूँ, है ना। मैं भी सॉल्व करवा दूंगी और आप लोग भी आई होप ट्राई करके आए हो। थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल को शुरू करते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे अपन उन होमवर्क क्वेश्चंस के, ठीक है ना। थोड़ी सी बात करते हैं अपन किसकी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की। फिर थोड़ी बात करेंगे अपन उन होमवर्क क्वेश्चंस के जो थर्मो से दिए थे। देखो, हेडिंग डालिएगा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल 4 लेक्चर का काम है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ना, छोटा सा चैप्टर है। कुछ बातें बस आपको इसमें समझनी है और कुछ चीजें ये भी समझनी है कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना। टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, लिख दीजिए ना नेम। चैनल का नेम वैसे चेंज हो गया, आपको शायद इसलिए भी नहीं मिल रहा होगा, है ना। पहले जो नेम था वो था मेरे नेम से था कि मेघा अग्रवाल के PW, है ना, ये था। बट अब इट हैज गॉट चेंज। अब अभी मैंने देखा चैनल का नेम है केमिस्ट्री बाय मेघा अग्रवाल, है ना। अब ये है, इस नेम से ढूंढ लेना, मिल जाए, ठीक है। पहले ये था, अभी ये है, ठीक है। समझ गए? चलूं क्या आगे? चलो, तो छोटा सा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर आपकी साइड से कंप्लीट नहीं हुआ तो स्टैटिस्टिकल का थर्मो से कोई कनेक्शन नहीं है, आप इंडिविजुअली इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। एक तो ये बात, ठीक है ना, इंडिविजुअली आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये, दूसरी चीज की प्लीज खत्म करो ना, कितना सा तो नहीं, बहुत सारा था, बट ठीक है कि अच्छा चैप्टर था, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, तो जाओ पहले उसको ओवर कर लो, है ना। चलो बात करते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की, क्या पढ़ना है इसमें क्या नहीं पढ़ना। हाँ, देखो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कुछ तो है कि सेम पैटर्न पे चीजें आ रही है ना, सेम सेम सी चीजें पूछी जा रही हैं, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाए। और कभी कभी इसका सवाल ऐसा आता है, अजीब सा खतरनाक सवाल, जो किसी से भी नहीं होता, है ना, समझ में नहीं आता कि क्या पूछा है, तो वो किसी से भी नहीं होता। इसलिए इस चैप्टर से कोई गारंटी नहीं है ना, ये समझ लो कि इस चैप्टर से कोई 100% गारंटी नहीं है। कभी कभी तो सवाल एकदम पैटर्न पे ही आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि आपको लगेगा अरे ये तो हो जाएगा क्योंकि अपना पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, और कभी ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा क्या पूछा है। तो PYQs तो मैं सारे लेके चैप्टर में पढ़ाऊंगी, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा अटपटा सा तो है, आई एग्री, ठीक है। तो एक बार आप देखना, 4 लेक्चर का काम है, वो 4 लेक्चर आप देख लो, रिलेवेंट जो PYQs है वो आप सारे कर लो, उसके बाद में आप डिसाइड करना क्या करना है, ठीक है। जो मेरे से हो पाएगा वो सारे काम मैं कर दूंगी, इट मीन्स पूरा पढ़ा के। हाँ, आपसे भी नहीं किया, हाँ मेरे से भी नहीं, है ना, वो किसी से भी नहीं होते, कुछ अजीब से क्वेश्चन फिर ऐसे आते हैं, ठीक है। मतलब फिर वो ऐसे हैं कि जाके ढूंढना पड़े, देखना पड़े कौन सी किताब से क्या क्वेश्चन आया, जब जाके हो वो ऐसा सवाल आता है, ठीक है। बट हर सवाल ऐसा भी नहीं होता, कुछ कुछ की बात कर रही हूँ, है ना। CSI नेट है तो हर सवाल तो वैसे भी नहीं हमसे होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, सुनना। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक जो 1 नंबर जो पॉइंट चलता है वो है कि पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स 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 में हम लोग घूमते रहेंगे, आपको आसान लगेगा ये वाला पोर्शन। दूसरा जो है वो आता है पार्टीशन फंक्शन का, दूसरा पोर्शन आता है पार्टीशन फंक्शन, है ना। इनमें चलेंगे कि पार्टीशन फंक्शंस में तीन मतलब आगे डिविजन्स आएंगे। एक डिवीजन होगा आपके पास में ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो सेकंड पोर्शन मेरा आएगा पार्टीशन फंक्शन का, इसमें बात करेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। तीसरा जो पोर्शन आता है ना, ये आता है एनसैम्बल वाला पोर्शन, है ना, एनसैम्बल्स और ये सब। और जहाँ पार्टिकल्स लिखा है यही कुछ थ्योरीज आती हैं, है ना, थ्योरीज एसोसिएटेड, तो ये भी आपको बताऊंगी। ये कुछ इस तरीके से, बस छोटा चैप्टर है, ठीक है। जितना पढ़ा रही हूँ उसको आप आराम से पूरा पढ़ना, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इस तरीके से आपके 3-4 टॉपिक्स हैं बस इसमें जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, ये सुनना कि स्टैटिस्टिकल में
पढ़ते क्यों हैं और ये आपको क्या बताता है। देखो, जैसे आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, राइट। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पूरे टाइम हम लोग जो डील कर रहे थे वो चेंजेस थे, कि डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा वी, है ना, जो भी हम डील करते थे वो चेंज था, ओवरऑल चेंज था। कभी भी वो हम लोग बात नहीं करते थे एब्सोल्यूट वैल्यू की, दैट मीन्स सिर्फ यू की बात नहीं करते थे, सिर्फ एच की बात नहीं करते थे, सिर्फ वी की या सिर्फ जी की, ओनली इनकी बात कभी नहीं हुई। ये जो बात करनी है इनको कहा जाता है कि ये है एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये है एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज। और इन एब्सोल्यूट वैल्यूज की जो हम बात करेंगे ना, वही बात होगी स्टैटिस्टिकल में। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में इन एब्सोल्यूट वैल्यूज की भी बात करनी है कि यू की अलग से क्या वैल्यू आएगी, इस पे सवाल आया हुआ है। एंट्रोपी की अलग से, अगर एस है, एंट्रोपी की अलग से क्या वैल्यू आएगी, तो उस पे सवाल आया हुआ है, इसका अपना फॉर्मूला निकलता है। तो ऐसे करके ये कुछ चीजें हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेशन होती है, जो आप लोग पढ़ते हो स्टैटिस्टिकल थर्मो में, दैट इज इन दिस चैप्टर, समझे। एक तो ये चीज है। अब समझो, देखो आगे, मैंने लास्ट में आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपसे एक बात बोली थी, और वो बात ये थी कि जैसे कोई मूवी चलती है और हम किसी क्लाइमेक्स पे लाके उसको रोक दे और बोलें कि यहीं से पार्ट 2 बनेगा, समझते हो ना, तो यहीं से वो चीज कनेक्ट हो रही है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि फॉर अ प्योर सॉलिड, ऐसे कुछ था ना, प्योर सॉलिड एंट्रोपी, परफेक्ट फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे पढ़ा था, एंट्रोपी एट 0 केल्विन, एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज 0, ऐसे करके कोई स्टेटमेंट आया था थर्ड लॉ का, याद आ रहा है ना, कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 एट 0 केल्विन। ये हमने चीज पढ़ी थी, देन है ना, याद है ना ये। और मैंने बोला था इसी के बाद में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल में, तो आप सुनना। ऐसे बोलते हैं कि 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी 0 हो रही है, एक्चुअली वो एंट्रोपी 0 हो रही है जिसका टेम्परेचर से लेना देना है। क्या मतलब, एंट्रोपी भी क्या 2-3 टाइप की होने लगी। बोला हाँ, एंट्रोपी को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, या तो एंट्रोपी टेम्परेचर 0 केल्विन हुआ तो एंट्रोपी भी 0 हो गई, या फिर दूसरा ऑप्शन सुनना कि टेम्परेचर 0 केल्विन हुआ और पता चला भाई एंट्रोपी तो 0 हुई नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो, दो चीजें हैं, या तो टेम्परेचर 0 के साथ में एंट्रोपी 0 डन है, या फिर टेम्परेचर 0 केल्विन हुआ तो एंट्रोपी 0 हुई ही नहीं। ये क्या बात हुई। इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी को भी आप कह सकते हो जो टेम्परेचर के साथ साथ चले, इसे हम कह रहे हैं थर्मल एंट्रोपी। क्या कह रहे हैं हम इसे, थर्मल एंट्रोपी। और कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 नहीं होती। वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो कहना वो फैक्टर्स हैं आपके, या तो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि पता नहीं मॉलिक्यूल्स कैसे ओरिएंटेड हैं, या फिर डीजेनरेसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल है, और ये सारी बातें एक ही हैं कि क्या पता आप बोल रहे हो कि ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल की किस तरीके की है, या डीजेनरेसी या अरेंजमेंट किस टाइप का है, जिसकी वजह से 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 हुई नहीं, समझ पा रहे हो। और इस टाइप की एंट्रोपी को हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। क्या कहते हैं, रेसिडुअल एंट्रोपी। इस टाइप की एंट्रोपी को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। मान लो टेम्परेचर आप घटाते गए तो रैंडमनेस भी डिक्रीज होगी ना, टेम्परेचर कम कर रहे हो, रैंडमनेस कम हो रही है, और कम और कम हो रही है, और कम और कम हो रही है, 0 हो गई, आपने 0 केल्विन लिया, एंट्रोपी एग्जैक्टली 0 हो गई। जो ये चीज चल रही है ना, ये चल रही है आपकी किसके लिए, थर्मल एंट्रोपी के लिए, जहां मॉलिक्यूल एकदम परफेक्टली ओरिएंटेड है ना, जहां सारी चीज परफेक्टली क्रिस्टलाइन है। लेकिन पता चल रहा है कि आपकी 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 हो ही नहीं रही, तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। और इन सबका एक ही मीनिंग है कि डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट डीजेनरेसी या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जिनकी वजह से 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 नहीं होती, और उस टाइप के एंट्रोपी को हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। समझ में आया, इस टाइप की एंट्रोपी को कहा जाता है रेसिडुअल एंट्रोपी। और इसकी पर्टिकुलर कैलकुलेशन भी है कि रेसिडुअल एंट्रोपी की कैलकुलेशन कैसे करें, तो हम लोग कहते हैं इसकी कैलकुलेशन होती है केबी एलएन डब्ल्यू से। व्हाट इज डब्ल्यू, केबी तो चलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये डब्ल्यू क्या है, कहना ये डब्ल्यू ही वो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डब्ल्यू को आप ओरिएंटेशन कह सकते हो, डब्ल्यू को आप डीजेनरेसी कह सकते हो, डब्ल्यू को आप अरेंजमेंट कह सकते हो। अगर आपने डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया
किसी भी तरीके से वही सिखाना है मुझे कि अगर आपने W कैलकुलेट कर लिया तो आप ये एंट्रोपी भी कैलकुलेट कर लोगे कि 0 केल्विन पे लाके एंट्रोपी 0 नहीं हो रही, तो फिर क्या है, तो वही है रेसिडुअल एंट्रोपी। कितनी मैग्नीट्यूड है, क्या वैल्यू है, यही S है। तो क्या ना, इस S की कैलकुलेशन, दैट इज रेसिडुअल एंट्रोपी की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं जब हमें W पता चल जाए, दैट इज वो ओरिएंटेशन फैक्टर पता चल जाए। समझ पा रहे हो, या वो डिजेनरेसी फैक्टर, या वो आप कह सकते हो आपका अरेंजमेंट फैक्टर पता चल जाए कि मॉलिक्यूल्स में क्या अरेंजमेंट है, क्या नहीं है। अगर ये W पता चल गया तो रेसिडुअल एंट्रोपी की कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में स्टेटमेंट आता है, लेट्स सपोज मैंने एक स्टेटमेंट बनाया कि एट 0 केल्विन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी 0, ये सही है या नहीं है, आप बताओ। अगर एक स्टेटमेंट बनाती हूं मैं कि एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ, ऐसे मान लो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड ए इज 0, ये करेक्ट है ऑलवेज के लिए या नहीं? विल इट बी करेक्ट फॉर ऑलवेज और नॉट? एट 0 केल्विन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी 0, बोलो भाई जल्दी। एक स्टेटमेंट है कि एट 0 केल्विन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी 0 फॉर अ सॉलिड ए, बोलना नहीं, करेक्ट नहीं है। इट मींस वो एंट्रोपी जो इसके साथ में 0 हो रही है, दैट इज ट्रू कि आपकी थर्मल एंट्रोपी है, बट ऑलवेज के लिए ट्रू नहीं है ना, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनकी वजह से एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 नहीं हो रही, और वो नहीं हो रही, वो ये सब रिस्पॉन्सिबल है। इनकी कैलकुलेशन W से होगी, अगर W आ गया तो वो एंट्रोपी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? इट मींस नेक्स्ट पे ही हमारा काम ये है कि इस W की कैलकुलेशन सीखना। समझ पाए? इस W की कैलकुलेशन सीखना, इट मींस आप कह सकते हो इस डीजेनरेसी की, या आप कह सकते हो इस ओरिएंटेशन की, या आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल के डिफरेंट अरेंजमेंट की कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे हैं। इन सब का मीनिंग एक ही है कि W करेक्ट है। अभी देखो, जैसे मैंने आपसे बोला एक होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है ना। मैंने बोला एक होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब होमो लूं हेट्रो लूं, चलो एक बार होमो लेते हैं। बोला होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कोई ए है तो ए ही है, ऐसे दो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, करेक्ट है। इट मींस जैसे सपोज कर लो कि ये ए है, ये मॉलिक्यूल भी ए ही है। आपसे बोलो इनको अलग तरीके से अरेंज करके दिखाओ, बोलेंगे और क्या अरेंज करें, ए को इधर कर लो, फिर से ए को इधर कर लो, एक ही बात है ना, कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, एक ही चीज हो सकती है। दोनों ए साथ में इधर उधर कर दिया तो भी ए रहेंगे। इट मींस कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। मैं पूछूं W क्या होगा, कहना W तो 1 होगा। समझे? W मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स, वो क्या होगा, 1 ही होगा मैम, नो चेंज पॉसिबल, करेक्ट है। अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ अब कि हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है मेरे पास में, एक हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हेट्रोडायटोमिक मतलब जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता वैसे। बोला ठीक है, अगर ये A टाइप है तो मान लो कि ये B टाइप है। मैंने कहा एक तो ये हो गया, और कोई अरेंजमेंट, बोलोगे एक B टाइप है एक A टाइप है, करेक्ट है। इट मींस W कितना आएगा, कहना 2 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो W की वैल्यू आ जाएगी मैम 2, कोई डाउट ही नहीं है, सिंपल सी चीज चल रही है। इट मींस W इज डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कि कितने टाइप से आप इसको अरेंज कर सकते हो, कहना आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने टाइप से ये घूम सकता है मॉलिक्यूल, बस वही हो जाएगा डिफरेंट अरेंजमेंट, करेक्ट है। अगर आपसे एक बात पूछी जाए, अब देखो मैं आपको बोलूं कि लेट सपोज एक एग्जाम्पल ले रही हूं, मेरे पास में एक ये मॉलिक्यूल है ना, ओरिएंटेशन आप समझते हो ना। मैंने आपसे कहा इस मॉलिक्यूल को आप कितने टाइप से ओरिएंटेशन इसके दिखा सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहना ये मॉलिक्यूल हम लोग ऐसा कर सकते हैं मैम कि लेट सपोज इसको मैंने हल्का सा ऐसे ओरिएंट कर दिया, इट मींस एक बार Br इधर आ गया, एक बार Br इधर आ गया, बोला डन। और क्या ओरिएंटेशन है, बोला और तो ये हो सकता है फिर से हल्का सा आगे बढ़ा दें, इट मींस नेक्स्ट में Br यहाँ आ गया और फिर से Br यहाँ आ गया, करेक्ट है क्या? और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, कहना एक पॉसिबिलिटी और है कि फिर से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, Br यहाँ आ गया और Br यहाँ आ गया, करेक्ट है क्या? कितने आ गए, 1 2 3 4। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो, अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊं तो, क्या ना और आगे लेके जा सकते हो, 4 के बाद में 5 भी जनरेट हो सकता है कि यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया, करेक्ट है। फिर से आगे लेके जाऊं तो एक और ओरिएंटेशन आ जाएगी कि Br यहाँ पे या Br यहाँ पे आ गया, तो कहना इन टोटल, और इसके बाद में और लेके गई तो फिर से यहीं आ जाऊंगी। समझ पाए ना?
इसके उसके लास्ट में मतलब 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 किया ना मैंने, तो ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा, दैट इज ये आ जाएगा, देखो बी आर और बी आर इधर, और ये तो सेम हो गया। इट मीन्स नहीं बस यहीं तक ही इनफ है। तो आप कहना 6 पॉसिबिलिटी है, 6 डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल है कि 1 2 3 4 5 और 6। तो कहना यहाँ से W की वैल्यू है डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड दे आर 6 ओरिएंटेशन विच आर पॉसिबल। डन है क्या? ये सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपसे लिए हैं जो आपको समझाने के लिए है ना, कि आप मॉलिक्यूल को कितने ओरिएंटेशन में बता सकते हो। तो कहना 6 ओरिएंटेशन। डन, चलें आगे। हाँ भी कर लेंगे ना सभी लोग, आसान सी बात है। अगर आपको ये मॉलिक्यूल देके कोई बोल दे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी, है ना, और फिर बोल दे KBln2, KBln6, KBln4, KBln5, तो कहना आंसर होगा KBln6, क्योंकि KBln6 में 6 क्या है? ओरिएंटेशन, और वो हमने देख ली कि 6 पॉसिबल है। करेक्ट है। यहां से आप लोग कह सकते हो कि रेसिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी? KBln6। डन है ना। तो W सिंपल है कि ओरिएंटेशन। अगर कुछ ऐसा दे दे तो आप देख लेना कि भाई कैसे इसको कर सकते हैं, बस एक ही हो सकता है। ऐसा दे दे तो इधर उधर करके चेक कर लेना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। डन है ना। ये काम वो आपसे करवा लेता है कभी कभी, और आसान से काम है, हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट है। अच्छा, एक और कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक और कोई एग्जाम्पल हो जाए। सिक्स कैसे? अरे 6 ही तो आ रहा है कोमल, 6 ही तो आ रहा है। आपका ये मॉलिक्यूल था, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। मैंने बोला इसको और कैसे स्पेस में ओरिएंट कर सकते हैं, कहना हल्का सा इधर शिफ्ट कर दो, ये इसका सेकंड ओरिएंटेशन है। मैंने कहा और कैसे ओरिएंट कर सकते हैं, आगे बढ़ा दो, इट मीन्स थर्ड ये ओरिएंटेशन है। मैंने कहा और कैसे पॉसिबल है, ये फोर्थ है। और कैसे पॉसिबल है, ये फिफ्थ है। और बोलना ये सिक्स्थ है। समझ पाए? तो 6 हो गए ना। यहाँ से वहां तक जा रहे हो, यहाँ से वहां तक जा रहे हो, कितने डिफरेंट पॉसिबल है, कहना लास्ट में 6 तक पॉसिबल। करेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लास्ट में होमवर्क में दे दूंगी आपको। आगे नेक्स्ट लिखिए कि पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, 2 टाइप के पार्टिकल्स आपके पॉसिबल होते हैं। या तो आप बोलते हो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, है ना, डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल, या फिर आप दूसरा बोलते हो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। इन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ये क्या होता है? डिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसमें आप डिफरेंस कर पाओ। इनडिस्टिंग्विशेबल जो सेम सेम हो, जैसे ट्विंस नहीं होते उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हम, तो कहेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल। और एक अड़ोसी पड़ोसी तो दोनों अलग अलग है ना, तो बोलना कि दोनों जैसे राम और श्याम एकदम डिफरेंट दिख रहे हैं, तो बोलेंगे वो है डिस्टिंग्विशेबल। तो 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और फिर इनकी W कैलकुलेशन पे सवाल आता है, जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लिखना। एक होता है पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल, दूसरा है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अब देखो मेरी जो कहानी स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है डिस्टिंग्विशेबल से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी कहानी? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से मेरी कहानी स्टार्ट हो रही है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कर लो कहीं पे मैंने n लिखा, n, तो n का मतलब होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या मतलब होगा इसका? कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कहीं पे मैंने m लिखा तो इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टेट, कि कितनी स्टेट पॉसिबल्स है ना, कि नंबर ऑफ स्टेट या नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट या एनर्जी स्टेट। अभी आप समझते चलो, सब क्लियर हो जाएगा। क्या ना, एक है नंबर ऑफ पार्टिकल और एक है नंबर ऑफ स्टेट या एनर्जी स्टेट। बोला ठीक है। अभी लेट सपोज मैंने आपको एक बात बोली कि मेरे पास ना m की वैल्यू है मान लो 3, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे पास में 3 इस तरीके से एनर्जी स्टेट्स हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। करेक्ट है। ऐसे ले लो मेरे पास में कोई 3 पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स है, और मैंने बोला जो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो 2 है। मान लो कि एक तो राम है ना, पार्टिकल्स है, वैसे राम श्याम नहीं हो सकता, एग्जाम्पल है बस समझाने के लिए, समझ लो ये श्याम। मैंने आपसे बोला कि इसको आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो। क्या कोई मैंने रिस्ट्रिक्शन बोली? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, जैसे मर्जी बैठो। जैसे आपको बोल दिया गया कि आपके पास में एक क्लास है जिसमें 3 ही सीट है, आप 2 स्टूडेंट्स हो, 2 फ्रेंड्स हो, आप कैसे अरेंज हो सकते हो?
ठीक है, ऐसा सवाल आ गया कि आप कितने टाइप के अरेंजमेंट यहाँ से बना सकते हो। तो बोलना हो सकता है कि राम यहाँ पे बैठ गया पहली सीट पे, श्याम ऊपर बैठ गया। हो सकता है मैम इसका अपोजिट हो जाए कि श्याम तो नीचे आ गया और जो राम है वो यहाँ पे बैठ गया दूसरी वाली सीट पे। डन है। और क्या हो सकता है, देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसे एक बनाया उसका अपोजिट बना दिया, एक बनाया उसका दूसरा वाला अपोजिट केस है, करेक्ट है। अब मैंने राम को यहाँ बिठाया था ना, कौन था ये, राम था कि श्याम था, राम था। बोलना अगर मैंने राम को यहाँ बिठाया, दूसरे केस में बोल रही हूँ कि राम सेकंड वाले पे बैठ गया, ठीक है, तो श्याम ऊपर बैठ गया और ये इसका अपोजिट बनाना है। इट मीन्स यहाँ इसको बिठा दो पिंक को और यहाँ इसको ऊपर बिठा दो, करेक्ट है। और क्या हो सकता है, बोल रहा है एक बार यहाँ बैठा फर्स्ट पे, मैं तो इससे चल रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। इसको बिठाया मैंने सेकंड पे और अब मैं नया केस बनाती हूँ। देखो अब मैं नया केस बनाती हूँ जिसमें मैं इसको बिठाऊंगी, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब मैं इसको बिठाऊंगी थर्ड पे, करेक्ट है, और इस वाले को बिठाऊंगी फर्स्ट पे। देखो आप, और फिर नेक्स्ट में अपोजिट बना दूंगी कि एक फर्स्ट पे और ये आ गया लास्ट में। देखो मैं तो इससे चल रही हूँ कि एक बार फर्स्ट में बिठाया, एक बार इसको सेकंड में बिठाया और फिर एक बार इसको थर्ड में बिठाया, करेक्ट है क्या। और ये जो चल रहा है ये इसका कॉपी पेस्ट, ये इसका कॉपी पेस्ट, ये इसका कॉपी पेस्ट, समझ पाए। और कोई पॉसिबिलिटी है जो आपको दिख रही हो, और क्या कर सकते हैं डब्ल्यू निकालने के लिए, बोलो भाई, और कोई पॉसिबिलिटी है किसी को जो लग रही हो, और क्या कैसे बिठा सकते हैं। मैम आप ना अभी अलग अलग बिठा रहे हो, सबको अलग अलग बिठा रहे हो, अलग अलग बिठा रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। देखो ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि राम भी यहीं बैठ जाए तो श्याम भी यहीं बैठ जाए। आपने कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगाई नहीं, बोला हाँ, या फिर यहाँ या फिर यहाँ, और ये इस वाले को यहाँ बिठा दिया, इसको यहाँ बिठा दिया। देखो और कुछ हो सकता है, दोनों साथ में भी बैठ गए, खत्म कहानी। और कुछ, हाँ भाई, और कुछ पॉसिबिलिटी, कोई भी आपको लग रहा हो कुछ भी। कभी भी आपको डाउट नहीं लेना ना, तो आप एक बनाना दूसरा उसको कॉपी कर देना, कॉपी मतलब अपोजिट कर देना, फिर एक बनाना दूसरा उसका अपोजिट कर देना, फिर एक बनाना और दूसरा उसका अपोजिट कर देना, खत्म कहानी। और कोई बताओ एक बार, और कुछ लग रहा है क्या आपको, और क्या कर सकते हैं। अलग अलग बिठा के देख लिया, साथ में बिठा के देख लिया, और कुछ हो सकता है। बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या और कुछ पॉसिबल है, आपको लग रहा है कुछ और भी हो सकता है। इट मीन्स आपसे अगर मैं ये पूछूं कितने अरेंजमेंट्स आए, कितने अरेंजमेंट्स आए, तो आप कहना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स 9 अरेंजमेंट यहाँ से पॉसिबल है। पक्का क्या, नहीं हो सकता ना और कुछ भी। अच्छा मैम मेरा ना इतना दिमाग नहीं चलता, ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली पहेली बुझाने वाले क्वेश्चंस हो गए है ना, इतना दिमाग नहीं चलता। तो आप एक काम करो, मैम कोई सोल्यूशन दे दो, कोई ऐसी ट्रिकी दे दो जिससे कि हम काम ये फॉर्मूले से निपटा लें, या कोई फॉर्मूला हो जाए। तो बोला एक फॉर्मूला है इसका सिंपल सा, कि जब भी ऐसे आपको अरेंजमेंट्स निकालने हो, डब्ल्यू निकालना हो, और ये भी कब के लिए, जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, राम श्याम है अलग अलग है, जो आपके पास में डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। पहला केस है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी, तुम्हारी मर्जी आए वैसे बैठो, इट मीन्स कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब अरेंजमेंट्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला आता है कि m रेज टू द पावर n। इट मीन्स m क्या था, नंबर ऑफ सीट, और n क्या था, कितने पार्टिकल्स हैं। तो कहना अभी अपने एग्जाम्पल में w अगर फॉर्मूले से निकालूं तो नंबर ऑफ सीट थी 3 और बच्चे जो थे स्टूडेंट्स वो थे 2, इट मीन्स ये आ गया 3 रेज टू द पावर 2, तो w आ गया n, मतलब W आ गया 9। डन है ना। लिखे बिना भी निकाल सकते हैं पॉसिबिलिटी, हाँ 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 लिखे बिना भी निकाल सकते हो। इट मीन्स ये लिखना तो इसलिए था ताकि समझ में आए, एक बार पहली बार पढ़ रहे हैं समझ में आए कि 9 पॉसिबल हमारे पास में चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, करेक्ट है ना।
और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 मिनट में काम खत्म हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी, तो कहना यहाँ से आएगा KBln W, तो यहाँ से आ जाएगा KBln9। समझ पाए, ये आ गई वैल्यू ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी, समझ लोगे ना ऐसे। तो ये आपको उस केस में समझाया जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, और पार्टिकल्स भी वो वाले जो डिस्टिंग्विशेबल है, या तो पार्टिकल्स होंगे तब तो ऐसे करना है, या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे जब ऐसे करना है। समझ पाए, तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए है और ये पार्टिकल्स के लिए है। करेक्ट है, चलूं क्या आगे, और फॉर्मूला भी आप लोगों को मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलूं, क्लियर है बात, तो बोलना नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आए मेरे पास में 9। क्लियर है, अब बनाओ आप केस सेकंड। देखो अब आप लो केस सेकंड, दूसरा केस लेते हैं। देखो दूसरा केस क्या है, केस नंबर सेकंड है कि अब आप अरेंजमेंट्स निकालो, है ना, अरेंजमेंट्स निकालो। और जब मैंने एक बात बोल दी कि विद रिस्ट्रिक्शन, विद रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन क्या है, कहना ओनली सिंगल पार्टिकल, या ऐसे लिखो ईच स्टेट कैन बी occupied by single particle only, single particle only। ये लो जी, मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी कि हर एक स्टेट में सिर्फ सिंगल पार्टिकल ही होना चाहिए। मैम M3 क्यों है, N2 ही क्यों है? अरे कुछ भी और हो सकता है। देखो कोमल का एक डाउट ये आ रहा है यहाँ से, ये तो एग्जाम्पल 1 था, अगर आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, है ना, ये तो सबसे छोटी वैल्यूज थी जब मैंने M को 3 बोल दिया, N को 2 बोल दिया। आप ऐसे ले लो कि नंबर ऑफ सीटें हैं 5, ठीक है, और जिन पार्टिकल्स को अरेंज करना है वो है 3। तो दिमाग लगा के अगर ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने लगे ना तो पता नहीं कितने बनेंगे, और एग्जाम में गए हैं टाइम सेव करना है, इतना तो सोच नहीं पाएंगे वहां। तो सिंपल बात है कि जब कुछ और बड़ा केस आ जाए, देखो छोटा केस था तो आपने ड्रॉ कर लिए, आपने सोच लिया, कोई बड़ा केस आएगा ना तो हम इतना नहीं सोच पाएंगे पीछे की तरह, फिर फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो सबसे छोटा केस लेके मैंने आपको समझाया और फॉर्मूला बता दिया कि कोई बड़ा केस आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा लेना। इट मींस इन दिस केस ये बन जाएगा m की पावर n, m की पावर n, दैट इज 5 की पावर 3। कर लोगे ना, ये हो जाएगा 125, 5 5 25, 25 5 कितना होता है 125 ना, देख लेना आप, बोलेंगे ये कुछ आ जाएगा आपके पास में, सही है ना, चेक कर लेना। बोलना ये आ गया W, करेक्ट है क्या? ऐसे तो कुछ बड़ा केस आए जो फॉर्मूला लगा लेना। क्लियर है, चलें आगे। ओके, अब देखो यहाँ पे सेकंड केस क्या है कि अरेंजमेंट आपको बताने कितने होंगे विद रिस्ट्रिक्शन, ये केस है, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि हर एक स्टेट में सिंगल ऑक्यूपाइड ही होनी चाहिए, हर एक स्टेट। इट मींस हर एक स्टेट में सिंगल पार्टिकल आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 1 पीछे लिया था, ये सबसे छोटा है कि m की वैल्यू है 3 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 2। इट मींस अगर 3 मेरे पास में 3 स्टेट है ना, इससे छोटा क्या ले, इसलिए भाई मिनिमम भी 2 पार्टिकल तो होंगे ही ना, इसलिए 2 लिया है, ठीक है। और बोला आप, और मिनिमम भी सीटें 3 ही हो सकती हैं, एक सीट तो होगी नहीं, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस काम के, समझ पा रहे हो क्या? ये मिनिमम क्राइटेरिया, सबसे मिनिमम, डन, ये आ गया। अब बोला कि आपके पास में 3 स्टेट है, 2 पार्टिकल है, जैसे एक राम है जी और एक श्याम है, तो बोला आपने क्या किया मैम, यहाँ बिठा दिया, है ना, और इसका अपोजिट कर दो। तो नेक्स्ट में मैंने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। मैम पहले में बिठाया ना, अब दूसरे में बिठा दो, ठीक है, तो उसको और ऊपर बिठा देना, फिर इस वाले में अपोजिट कर देना, कहा इस वाले में अपोजिट कर दिया, करेक्ट है। अब मैम कहाँ बिठाया, पहले में, दूसरे में, अब तीसरे में बिठा दो, है ना, और यहाँ उसको पहले में बिठा देना, करेक्ट है, फिर इसका अपोजिट कर देना, ये इसका मैंने अपोजिट कर दिया, करेक्ट है। और कुछ हो सकता है? अब मैम ये तो हो गए, ठीक है, ये बनाया इसका कॉपी, ये बनाया इसका कॉपी, ये बनाया इसका कॉपी, करेक्ट है। अब नेक्स्ट जो आप बनाते हो वो ये बनाते हो कि दोनों को साथ साथ बिठा देते हो, है ना, तो दोनों को ऐसे बिठा दिया, फिर अगला बनेगा, फिर दोनों ऐसे आ जाएंगे, है ना, समझ पा रहे हो ना भाई, दोनों ऐसे आ जाएंगे, और उससे अगला बनेगा तो दोनों ऊपर बैठ जाएंगे, ऐसे आ गया, करेक्ट है, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात लिखी गई है कि हर एक स्टेट या एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय सिंगल पार्टिकल ओनली, ये रिस्ट्रिक्शन लिखी आ गई कि हर एक पार्टिकल में सिंगल, हर एक स्टेट में सिंगल पार्टिकल ही होना चाहिए। इट मींस डबल नहीं होगा, तो ना तो ये केस पॉसिबल होगा, ना ये वाला केस पॉसिबल, ना ये वाला केस, समझ गए ना, 3 केस कट गए। तो जब हम पीछे 9 बना के आए थे, सिंपल है ना भाई, 3 कट गए तो कितने बचे, 6। तो बोलना यहाँ से W की वैल्यू आ गई, कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या ना, सिंगल सिंगल वाला सारा पॉसिबल है, इट मींस W कितना आ गया, 6।
समझ में आया आपके? आसान है ना एकदम। बट मैम ये तो मैं सोच पा रही हूँ क्योंकि ये इजी है ना। कुछ और बड़ा केस आ गया फिर क्या करेंगे? तो कहा बड़े केस के लिए फॉर्मूला बनता है कि W इक्वल्स टू m का फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? एक सॉल्व करके देखते हैं। देखो जैसे m के पीछे वैल्यू थी 3, एनर्जी स्टेट थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 2, करेक्ट है। W निकाल के दिखाओ। क्या है ना, m फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n, इसका मतलब हो गया कितना कितना 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको याद है क्या? क्लास 11th में कभी सॉल्व किया था। फैक्टोरियल मतलब होता है उल्टी गिनती गिन लो, है ना। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो गया 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की क्या उल्टी गिनती गिनूं? तो कहना ये तो 1 ही है। डन है। तो 3 2 कितना आ गया 6, ये आ गया आपका फॉर्मूला। डन है क्या? एकदम सही आ रहा है आंसर। यही अपन निकाल के आए हैं, यही आपको फॉर्मूला कह रहा है कि W की वैल्यू आ गई 6। करेक्ट है। साथ में नहीं बिठा सकते हाँ, क्योंकि ओनली सिंगल ही अलाउड है। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आप बताओ। जब आपके पास में नंबर ऑफ सीटें 5 आ जाए और बैठने वाले पार्टिकल्स 3 आ जाए, आप बताओ, और रिस्ट्रिक्शन है, तो W क्या होगा? सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या बन रहा है कि m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब है उल्टी गिनती गिनते थे। ये सेकंड केस का फॉर्मूला है। करो जरा। कितना आ रहा है? 60 60 60 60। कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं इसके, जैसे ये जो पोर्शन चल रहा है ये बहुत इजी वाला पोर्शन है, आप आराम से कोई भी स्टूडेंट कर लेगा। इसलिए किसी भी चैप्टर में से ना ऐसा मत करो कि पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया। देखो थोड़ा स्मार्टली खेला करो। इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल भी दिया था, क्वांटम हार्ड लगे तो क्वांटम भी पार्ट्स में टूटी हुई है, स्टेटिस्टिकल हार्ड लगे तो स्टेटिस्टिकल भी पार्ट्स में बटी हुई है। तो आप थोड़ा वो पोर्शन कर लो जहां से इजी क्वेश्चन आए तो सीधे मार्क्स आएंगे। तो ये वो पोर्शन है जिससे सीधे मार्क्स होंगे, है ना, चाहे नेट हो कि गेट हो। इसलिए इसको आराम से समझ लो। तो बोलना W का फॉर्मूला बनता है m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n का फैक्टोरियल। m वैल्यू है कितनी है 5, तो कहना 5 फैक्टोरियल, है ना। और अपॉन में है 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल। करेक्ट है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट है, उल्टी गिनती। इसका मतलब है 2 इंटू 1, करेक्ट है। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 गया, क्या बचा? 5 4 20, 23 23 60, करेक्ट है ना। बोलना W की वैल्यू आ रही है 60। डन है, एकदम सही। चले आगे। ये था एक आपका केस सेकंड। अब बढ़ते हैं हम आगे केस थर्ड की ओर। लिखिएगा केस थर्ड क्या है। केस थर्ड, केस थर्ड ये है कि जब आपको अरेंजमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, अरेंजमेंट्स निकालने हैं, और अरेंजमेंट्स में मैंने आपको ये बोला कि ये ना डीजेनरेसी से आता है, या फिर आप कह सकते हो ऑक्यूपेंसी से आता है। इसको बेटर लिखो ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी, है ना, या फिर ऑक्यूपेंसी नंबर, ये सब समझाऊंगी अभी। ऑक्यूपेंसी या ऑक्यूपेंसी नंबर इससे आता है ना। हाँ, क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन करवाऊंगी कौशिन, अभी करवाऊंगी, ठीक है। ऑक्यूपेंसी या ऑक्यूपेंसी नंबर, आप देखो ये क्या है। जैसे मानो आप कि आपके पास में ये गिवन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो कि 5 थे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो आप कि 5 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो आपकी स्टेट्स हैं वो मान लो कि 3 है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला कि ये 3 स्टेट हैं, ठीक है ना। और बैठने वाले लोग कैसे हैं? डिस्टिंग्विशेबल है कि इनडिस्टिंग्विशेबल? कहना मैम पढ़ी हम लोग रहे हैं डिस्टिंग्विशेबल, इट मीन्स राम श्याम पिंकी, है ना, और जो भी है, मतलब सारे लोग अलग अलग है। तो कहना सारे लोग अलग अलग दिखते हैं। तो अगर एक मेरा ऐसे कलर का है तो एक मेरा मान लो कि पिंक कलर का है पार्टिकल, सब अलग अलग दिख रहे हैं। एक मेरा इस तरीके का पार्टिकल है ना। एक मानना ये है, कितने हो गए 4 ना। और एक मान लो कि क्या ले, ये ले, कितना हो गया 1 2 3 4 5, डन। तो मैंने बोला मेरे पार्टिकल्स 5 है, स्टेट 3 है, अब अरेंज करो। और अरेंज तुम नहीं करोगे, हमने कहा हम ऑक्यूपेंसी देंगे आपको।
इट मीन्स ऑक्यूपेंसी क्या होती है, ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि आपको ये बताया जाए, ऐसे लिख के दूंगी देखो कि 3, 2 और 0 ये मैंने दे दिया। व्हाट इज दिस, कहना ये आपने मैम हमको जैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं आती ऐसे रिस्ट्रिक्शन दे दी। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि मैंने ही ऑक्यूपेंसी दे दी, मैंने कहा आप मत सोचो क्या करना है, मैं बता रही हूँ आपको कि पहली वाली स्टेट में 3 रखना, दूसरी वाली स्टेट में 2 होने चाहिए। अब वो कोई से भी हो सकते हैं, राम श्याम भी हो सकते हैं, है ना, पिंकी और मिंटू कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आप देख लो, लेकिन 2 ही होने चाहिए, डन। और तीसरी स्टेट में 1 भी नहीं होना चाहिए, बोला करेक्ट है। इट मीन्स ये अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, बोला आपकी मर्जी उसको बिठाओ लेकिन 3 ही आएंगे पहली स्टेट में। बोला ठीक है, तो मैं पिंकी को, है ना, और ये कौन था, ये शाम को और ये राम को, ये 3 लोग बैठ गए पहली स्टेट में। बोला अच्छा ठीक है, पहली वाली के लिए ऑक्यूपेंसी 3 है, करेक्ट है। दूसरी वाली के लिए 2 है, इट मीन्स ऐसे आ गया, और बचा कौन है भाई, येलो वाला, है ना, ये आ गई, ये येलो वाला यहाँ आ गया, करेक्ट है, ये हो गया। अब ये तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग एक अरेंजमेंट बनाया ना, ठीक है, एक और भी तो पॉसिबल है कि इस बार जो पिंकी है वो जिद कर रही है कि मैं यहाँ बैठूंगी, बोला ठीक है, और ये जो राम है ये बोल रहा है मैं इस बार इसके साथ बैठूंगा पिंकी के, बोला करेक्ट है, और ये येलो वाला नीचे आ गया, ठीक है, व्हाइट वाला भी नीचे आ गया, और कौन बचा, ये हरा, इट मीन्स ग्रीन वाले को हमने यहाँ बैठा दिया, करेक्ट है। तो अरेंजमेंट कुछ और बन गया। अरे मैम कितना सोचे, ऐसा तो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। तो ये ऑक्यूपेंसी मैंने दे दी, अब अरेंजमेंट आपके हाथ है, समझ गए। इसको बोलते हैं जो आपको ऑक्यूपेंसी या ऑक्यूपेंसी नंबर दे रखा हो, है ना, ऑक्यूपेंसी गिवन होती है क्वेश्चन में, और आपको दे देते हैं कि ऐसे देते हैं ब्रैकेट्स लगा के, इट मींस दे हैव गिवन यू ऑक्यूपेंसी। इसका मतलब होता है, इसको कहेंगे, देखना कहाँ लिखें, इसको कहेंगे कि ये N1 है, NI जिसको बोलते हैं ना, ये आपके पास में N2 है, इट मीन्स आपको ऑक्यूपेंसी दे रखी है पहली स्टेट की, ऑक्यूपेंसी ऑफ सेकंड स्टेट, और ये आपको दे रखा है ऑक्यूपेंसी ऑफ थर्ड स्टेट। समझ पाए। ऑक्यूपेंसी का सिंपल मतलब है आपको दे दिया कि भाई इतने लोग बैठने चाहिए, करेक्ट। तो ऑक्यूपेंसी ऐसे ब्रैकेट्स में गिवन होती है। अरेंजमेंट हमें बताना होता है कि कितने टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। क्या सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया? तो मैं फॉर्मूला लिखूं, बोलो सभी को क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है कि हो क्या रहा है ऑक्यूपेंसी में, बोलो भाई, है ना। N1 N2 N3 एक्चुअली में है क्या, तो कहना ये पर्टिकुलर ऑक्यूपेंसी है, ये N1 N2 N3 एक्चुअली में है क्या, इनको कहना ये ऑक्यूपेंसी है ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, करेक्ट है ना, ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। हर एक स्टेट की ऑक्यूपेंसी है, जैसे इसकी ऑक्यूपेंसी 3 है, इसकी 2 है, ऊपर 1 भी नहीं है, तो ये 3 2 0, करेक्ट। बोलना ये हो गई N1 पहले की ऑक्यूपेंसी, दूसरे की ऑक्यूपेंसी, तीसरे स्टेट की ऑक्यूपेंसी, करेक्ट है। अब फॉर्मूला क्या है, अरेंजमेंट्स हमको निकालना सिखाओ। देखो W का फॉर्मूला चलता है कि आपका एक तो n फैक्टोरियल, करेक्ट है ना, जो आप ऊपर n लिख रहे हो, ये n फैक्टोरियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में पाई आई ni फैक्टोरियल। ये पाई पता है किसको बताता है, पाई बताता है आपके मल्टीप्लीकेशन को, दैट इज आप इसको लिखते हो कि n फैक्टोरियल अपॉन में पाई आई ni, इसको मतलब मल्टीप्लाई करना जितनी भी ऑक्यूपेंसी है पर्टिकुलर स्टेट की। सुन लो एक बार, है ना, पाई आई का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ni का मतलब है नंबर ऑफ आपकी जितनी भी ऑक्यूपेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। इट मींस ये है N1 इंटू में N2 और इंटू में N3। N1 क्या है, N1 है पहली एनर्जी स्टेट की ऑक्यूपेंसी, N2 क्या है दूसरी स्टेट की ऑक्यूपेंसी, और आपके पास में N3 क्या है तीसरी स्टेट की ऑक्यूपेंसी, करेक्ट है क्या। ये इस तरीके से सारी ऑक्यूपेंसी आपको गिवन है। तो कहना पाई आई का मतलब मल्टीप्लाई और ये पर्टिकुलर का फैक्टोरियल, कि N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल, N3 का फैक्टोरियल। देखो एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं आपको, 5 गिवन है ना। बोलना ऊपर तो आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, सही है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल 5 है। N1 क्या है, ऑक्यूपेंसी ऑफ फर्स्ट स्टेट दैट इज 3 का फैक्टोरियल इनटू विद ऑक्यूपेंसी ऑफ सेकंड में कितने 2 है ना, श्याम और राम, इट मींस 2 का फैक्टोरियल। तीसरे में क्या है, अरे मैम 1 भी नहीं है, इट मींस 0 फैक्टोरियल। बोलना ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट है। और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और 0 का क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको हटा दें, जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दो, है ना। कितना रह गया ये रह गया 5 2 10, क्या ना 10, यहाँ से अरेंजमेंट पॉसिबल है। समझ में आया। पाई का मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन, और ni है पर्टिकुलर जो भी आपकी ऑक्यूपेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट।
और उसका फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई करते चलो, तो कहना n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल, सबके फैक्टोरियल्स को मल्टीप्लाई पाया ही बता रहा है आपको। डन, चलेंगे आगे, बोलो भाई, कर लेंगे क्या आप लोग, समझ में आया कुछ? फॉर्मूला चलता है n फैक्टोरियल अपॉन पाई आई एन आई फैक्टोरियल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, कि मेरे पास में 9 पार्टिकल्स हैं जिनको अरेंज करना है, और ऑक्यूपेंसी मैंने दी है कि पहली स्टेट में 3, दूसरी स्टेट में 3 और तीसरी स्टेट में भी 3 3 3 रहने चाहिए। बताओ जरा W क्या आएगा, व्हाट विल बी दी अरेंजमेंट्स, है ना। W यहाँ से क्या होना चाहिए, आपको ऑक्यूपेंसी मैंने दे दी। अब ये ऐसे भी तो हो सकती थी ना, देखो कि पहली स्टेट में 6 हो सकते हैं, तीसरी में 3 और नेक्स्ट में 0, या ये ऐसे भी तो हो सकता था, पहली स्टेट में 5, इसमें 3, इसमें 1, कुल मिला के 9 ही तो होंगे ना, कि 5 3 8 और 1 9, ये भी 9, ये भी 9, तो कैसा भी ऑक्यूपेंसी आ सकता है। अभी के लिए मैंने आपको ऑक्यूपेंसी ये दी है, आप बताओ W क्या आएगा, बोलो। आप बताओ, बोलेंगे W का फॉर्मूला चलता है यहाँ पे कि n फैक्टोरियल अपॉन में पाई आई का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ni फैक्टोरियल। डन, इसका मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन में n1 का फैक्टोरियल इंटू विद n2 का फैक्टोरियल इंटू विद n3 का फैक्टोरियल। करेक्ट, n पार्टिकल्स कितने हैं टोटल, बोलना 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन पहली ऑक्यूपेंसी क्या है 3, तो 3 फैक्टोरियल इंटू विद 3 फैक्टोरियल इंटू विद 3 फैक्टोरियल, खत्म, यही तो करना है। डन है क्या, आसान है, अब इसको बस आप सॉल्व कर लो, है ना, बहुत कुछ तो कैंसिल ही हो जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डन। और ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, खत्म। सॉल्व कर लो, कौन किससे जा रहा है, ये 4 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, ये 3 से 3 उड़ गया, ये 2 से 3 गया, इस 3 से ये 3 गया, ये 2 आ गया, क्या बच रहा है ऊपर, एक 4 बच रहा है, एक 7 बच रहा है, एक 5 बच रहा है, एक 2 बच रहा है, एक 6 बच रहा है, करेक्ट है ना, नीचे से बढ़ गए। ये हो गया जी 5 4 जा 20, है ना, और 6 2 जा 12, तो 12 इंटू में 20 इंटू में 7, यही है ना, बोलना ये हो गया 240 इंटू में 7, आगे ही जा रहा है तो बहुत, ये आ गया 0 28 1680 कुछ आ रहा होगा, है ना, करेक्ट है, बोल देना आफ्टर सॉल्विंग आंसर आ रहा है इसका कि W होगा 1680 अरेंजमेंट्स, है ना। किस्मत अच्छी तो ऐसा कोई सवाल आ गया तो आप आराम से सॉल्व करके आंसर दे देना। बहुत सारे लोग पूरा चैप्टर छोड़ जाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान सा आता है ना, जब पछतावा होता है, पछतावा तो खैर होता ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं होता, जिसने नहीं पढ़ा कि ये सवाल इजी था उसको क्या पता, वो तो देख के सोचेगा खतरनाक था, अच्छा हुआ स्टैटिस्टिकल छोड़ आया। लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, अच्छी किस्मत होनी चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है ना, पढ़ के तो जाते हैं, बाकी देखा जाएगा। तो कहना ये आ गया W इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में पाई आई एन आई फैक्टोरियल। डन है, चले आगे। इसलिए जहां तक भी आप कर पाओ ना वहां तक करो, पूरे चैप्टर को मत छोड़ो। आगे बढ़ते हैं, ये हुआ अपना दूसरा केस खत्म, है ना, यहाँ तक के आपके ये 3 केस खत्म हो गए। अब मैं जरा आगे जाती हूँ, देखो इसी का ही ना एक बी बात बता रही हूँ आपको, यही पार्ट, मतलब यही केस चल रहा है, कौन सा था, केस नंबर 3, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी नंबर था, इसी का ही एक बी पोर्शन बता रही हूँ। वो क्या है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें ये बी पोर्शन यूज हुआ है। वो ये है कि लेट सपोज मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल थे 3, ठीक है, एक ऑक्यूपेंसी आपको दे रखी है 3 3 3 करके, ठीक है ना, और एक ऑक्यूपेंसी आपको दे रखी है लेट से कि 5 3 1, ठीक है, 2 अलग अलग दे रखे हैं दिस एंड दिस। आपसे बोला है कि टोटल W क्या आएगा, टोटल अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, समझ पाए, 2 अलग अलग ऑक्यूपेंसी आपको दे दी, है ना, 2 डिफरेंट ऑक्यूपेंसी दे दी, या मान लो चलो कि 2 अलग अलग केस ही दे दिए कि एक का n 9 था, ये था,
और एक का अलग ही ले लेती हूँ कि जिसका n 5 था, ठीक है, इसकी ऑक्यूपेंसी है 3, 2 और 0, ठीक है। आपसे बोला कि टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगे, तो आप क्या करोगे, यहां से W1 निकाल लो, यहां से आप W2 निकाल लो, और जब वो टोटल पूछे तो कुछ नहीं, W1 प्लस W2 कर देना, सिर्फ कैलकुलेशन ही इन्वॉल्व होगी और ये W ऐसे जुड़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये अपन ने अभी अभी सॉल्व किया है, तो W1 के लिए सिंपल वही फॉर्मूला है कि n फैक्टोरियल अपॉन में पाई आई एन आई फैक्टोरियल, डन है। यहां से भी फॉर्मूला सेम है कि n फैक्टोरियल अपॉन में पाई आई एन आई फैक्टोरियल, डन। दोनों से आप सेम ही निकालोगे, है ना, बस इनको आके ऐड कर देना, कहना ये हो जाएगा 1680, और इसका शायद पीछे सॉल्व किया ना अपन ने, किया तो था, 10 आया था ना, बोलना ये रहा, ये हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर 10 आ रहा था, तो कहना यहाँ पे आ जाएगा 10, टोटल आंसर आ जाएगा 1690। समझ गए? तो इस तरीके से W ऐड भी हो जाता है, ऐसा W ऐड भी हो सकता है। यहां से मुझे आपको सिर्फ ये समझाना था, करेक्ट है, कि एक केस ये, एक केस वो दे दिया और टोटल W पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हम W को ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर? दोनों W1 W2 निकाल के जोड़ भी सकते हो आप, तो मैंने जोड़ के आपको टोटल बता दिया, कर लेंगे ना। चलो आगे, क्लियर है? अब अपन करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो आप, मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, आप बताना करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो, एक सवाल लिख रही हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, लिखना इन हाउ मेनी ways we can arrange, in how many ways we can arrange 4 particles। आप देखो लैंग्वेज कैसे आती है, in how many ways we can arrange 4 particles in the 3 energy state, in the 3 energy states, 3 एनर्जी स्टेट्स में, या 3 एनर्जी लेवल्स ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी भी गिवन है, 0 दे रखी है, एक की एनर्जी E है और एक की एनर्जी 2E है, करेक्ट है, 3 लेवल है ना। आपसे बोल रहा है सच दैट टोटल एनर्जी इज 4E। देखो आप, अलग है, लैंग्वेज काफी अलग है। देखो आप, आपने पढ़ा कैसे है और लैंग्वेज कैसे है, देखना, समझो एक बार। आपको 2 बातें बोल रखी है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज, 4 पार्टिकल को कैसे अरेंज करें 3 स्टेट में। देखो 3 स्टेट हैं, तो m की वैल्यू तो 3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल जिनको अरेंज करना है वो 4 हैं, ठीक है। ऐसा अरेंज करो, अब कोई कंडीशन नहीं है, अपने आप में कंडीशन है कि ऐसा अरेंज करो कि टोटल एनर्जी 4E ही रहे। पहले की एनर्जी 0 है, 0E, दूसरे की एनर्जी है 2E, कितना है, 2 है कि 1 है, 1 है ना, 1E, और नेक्स्ट की एनर्जी है 2E। अब इन 4 पार्टिकल को ऐसे बिठाओ कि टोटल एनर्जी मेरे पास में 4E ही निकल के आए। ये अपने आप में कंडीशन है। ये अपने आप में कंडीशन आ गई। देखो आप, सवाल समझ पाओ तो देखो क्या है। अब आप मुझे ये बता दो, कौन बताएगा ये क्वेश्चन केस फर्स्ट का है, केस सेकंड का है कि केस थर्ड का है, समझ नहीं आ रहा। जो हमने पढ़ा है वहां से तो रिलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं लग रहा है ना, तो पढ़ाया ही नहीं मैम ने अभी तक, शायद ये केस पढ़ाया है। आप बताओ ये फर्स्ट का है ना, एम और एन दिया रहेगा, हाँ एम और एन दिया रहेगा। आप बताओ ये केस फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, या ये थर्ड का है, किससे है ये गेट में है या नेट में आया था ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बताओ। अरे भाई देखते ही नहीं आया मत बोलो, एक बार ट्राई तो करो। देखते ही नहीं आया, ट्राई करो, आ जाएगा समझ क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो मैं हिंट देती हूँ आपको, ठीक है। शिवानी कह रहे हैं फर्स्ट का है, अंकिता कह रहे हैं थर्ड का है, प्रिंस कह रहे हैं थर्ड का है, गुलशन कह रहे हैं सेकंड का है, ठीक है। अभी देखना, रिस्ट्रिक्शन तो दी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन का सीधा मतलब ये नहीं है कि सेकंड में रिस्ट्रिक्शन थी तो सेकंड का ही है। आप देखो कैसे बोलेंगे, मैम देखो ऐसे अरेंज करना है 4 पार्टिकल्स को कि टोटल एनर्जी का जो जोड़ है, सम है, वो 4E बने। देखो एक पार्टिकल को यहां बिठाया,
ठीक है, एक पार्टिकल को यहाँ बिठाया, एक पार्टिकल को यहाँ बिठाया, और अलग अलग है ना, एक पार्टिकल को यहाँ बिठाया। ठीक है, 4 पार्टिकल, एनर्जी लेवल है 0E, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0, दैट इज टोटल एनर्जी बनी 0E। अरे मैम ऐसे मत बिठाओ, क्योंकि टोटल एनर्जी ऐसा करोगे तो 0E बनेगी। उसने कहा है 4E बननी चाहिए, है ना, उसने कहा है कि 4E बननी चाहिए। समझ में आ रही बात कि 4E एनर्जी टोटल आनी चाहिए। यहाँ से तो 0 आ रही है। कहना कि नहीं नहीं, इस टाइप का अरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट अरेंजमेंट बनाने गए। तुमने बोला मैम एक को यहाँ बिठाओ, ठीक है, इसको यहाँ बिठाओ, एक को, कितने 4 है ना अपने पास, एक को यहाँ बिठाओ और एक को यहाँ बिठाओ। करेक्ट है क्या? अब मैच करते हैं। देखो यहाँ पे एक बैठा है, एनर्जी है 0E, तो 1 इंटू 0E, तो 0E हो गया, ये तो टोटली हट गया। फिर यहाँ से 2 पार्टिकल है, एनर्जी है 1E, इट मीन्स 2 इंटू 1E, तो यहाँ से एनर्जी आ रही है 2E। करेक्ट है, यहाँ एनर्जी स्टेट है 2E और एक ही है, तो 1 इंटू 2E, तो यहाँ से टोटल एनर्जी आ रही है 2E। 2E और 2E टोटल कितना हो रहा है? 4E। हाँ मैम ये सही है। समझ पा रहे हैं आप कितना हो रहा है? बोलना कि टोटल एनर्जी बन रही है 4E। कैसे बनी? अरे भाई एनर्जी स्टेट है 1E, इस एनर्जी पे, इस वाले एनर्जी पे, एनर्जी लेवल पे एनर्जी आती है 1E, पार्टिकल है 2, तो 2 इंटू 1E। ठीक है, यहां से 1 है इंटू 2, तो कितना आ गया? 2E। समझ पाए क्या? तो बोलना यहां से भी एनर्जी 2E आ रही है और यहां से भी टोटल एनर्जी 2E आ रही है, तो टोटल एनर्जी मिला के 4E तो बन रही है। तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। समझ पा रहे? आगे चलो, बोलना यस ये तो पॉसिबल है। और कोई अरेंजमेंट मैम? मैंने कहा एक और समझ में आ रहा है मेरे। देखो एक अरेंजमेंट ये बोलता है कि एक पार्टिकल को यहां बिठाओ, एक और को यहां बिठाओ। देखो कितना हो गया? एनर्जी की इस वाले लेवल की एनर्जी है 2E और 2 ही पार्टिकल है, तो 2 इंटू 2E हो गया। अरे मैम ये तो 4E बन गया। मैंने कहा अरे बच रहे हैं 2, उन 2 का क्या करूं? कि ना उन 2 को अब आप 0 पे बिठा दो, तो मैंने यहां बिठा दिया और एक को मैंने यहां बिठा दिया, ताकि 2 इंटू 0 होते ही 0E बन जाएगा, क्योंकि 4 तो मेरे यहीं से आ गए। बोलना हाँ ये सही है। समझ पा रहे? बोलना ये भी सही है, ये भी वैलिड है, करेक्ट है। और क्या हो सकता है? कहना मैम और अरेंजमेंट क्या करें? मैम एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि आप एक पार्टिकल को यहां बिठाओ, है ना, तो 1 इंटू 1E, एक ही आ गई। ठीक है, एक और को आप यहां बिठा दो, एक और पार्टिकल को आप यहां बिठा दो। ठीक है, ये हो गया 2E। और क्या करूं? 2E तो यहां से आ गया, अब 2E और लाना है। एक को यहाँ बिठाया, एक को यहाँ, तो ये यही बन जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या? आप बताओ, और क्या दिख रहा है? क्या कर सकते हो और? अरे मैम चारों को ही वहीं बिठा दो ना। हाँ ये तो दिमाग ही नहीं लगाया। चारों को यहीं बिठा दो, एक को यहाँ बिठा दो, एक को यहाँ बिठा दो, है ना, और कौन है? एक को यहाँ और इसको भी इसके साथ ही, चारों को यहीं बिठा दो। एनर्जी स्टेट है 1E वाली 4 है, तो 4 इंटू 1 4E, ये भी सही है। समझ पाए? देखो आप, देखो देखो कितने लोगों को क्लियर है? 1E में 4 बिठा दो ना। जैसे 1E में आप 4 बिठाओगे तो 1E तो एनर्जी स्टेट है ना, 1E आपके पार्टिकल है 4, तो टोटल कितना आ रहा है? 4E। समझ पा रहे हो? ऐसे क्लियर है ना? अरे अंकिता, मैंने तो बहुत ही बच्चों वाले तरीके से समझाया, मैंने तो तूफानी कुछ समझाया ही नहीं यहाँ पे। देखो मैं आपको सिंपल ये बोल रही हूँ कि इस वाली एनर्जी, इस वाले स्टेट में एनर्जी है 0। अब जो भी पार्टिकल आएगा उससे इंटू कर दो ना। तो बोला एक पार्टिकल है तो 1 इंटू 0, कितनी एनर्जी निकली? 0। यहाँ इसकी एनर्जी है 1, एक सेकेंड, सॉरी, बोलना यहाँ एनर्जी है 1, पार्टिकल कितने हैं? 2, तो 2 को इंटू कर दो ना 1 से, कितनी आ रही है? 2E। यहाँ एनर्जी है 2, तो कितने पार्टिकल हैं? 1, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2E। फिर टोटल देखो 2E 2E 4E। समझे? ऐसे क्लियर है ना? पक्का? चलूं आगे? बोलना अच्छा, बस ऐसे कॉम्बिनेशंस लगा के हमको देखना है कि कहाँ पे एनर्जी टोटल 4E बन पा रही है। तो बोलना ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। किसी ने और कोई तिगड़म लगाई है? और कुछ हो सकता है क्या? बताओ कोई और अरेंजमेंट है क्या आपके पास? मेरे पास तो यही आ रहा है। और किसी का कुछ है? जल्दी बोलो प्लीज।
हाँ जी बोलो, किसी का कुछ और है क्या? 2 × 2 भी हो सकता है, वो कर लिया ना सुंदरम, 2 × 2 तो यही आ गया ना, ये रहे दो। और कुछ, और कुछ भी नहीं हो सकता ना, यही हो सकता है। इट मीन्स यही 3 पॉसिबल अरेंजमेंट है। अब देखो इसको केस कैसे बनाऊंगी मैम, हमने जो पढ़ा है वैसा तो ये है ही नहीं कोई सा भी है। देखो कैसे, अपन ने ऑक्यूपेंसी इस बार अपन ने डिसाइड करी कि पहली एनर्जी स्टेट में 1 होगा, दूसरी एनर्जी स्टेट में 2 होंगे, और तीसरी एनर्जी स्टेट में 1 होगा। अच्छा, ऑक्यूपेंसी हमने डिसाइड करी, बोला अच्छा ठीक है। यहाँ की ऑक्यूपेंसी आई कि पहले में 2 होगा, दूसरे में 0 होगा, और ऊपर में 2 होगा। बोला अच्छा, ये आपने डिसाइड किया। फिर यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी आप लिखोगे कि पहले में 0 पार्टिकल है, दूसरे में चारों के 4 पार्टिकल हैं, और तीसरे में फिर से 0 है। अच्छा, तो ये 3 ऑक्यूपेंसी हम लेके आए। आपसे पूछ रहा है वो W क्या होगा टोटल, तो बोलना टोटल W आएगा W1 + W2 + W3 से। करेक्ट है। W1 के लिए मैं ऑक्यूपेंसी एक बार लिख लूं, कितनी थी इसकी, 1 to 1, 1 to 1 इसकी थी 0 to, क्या था इसमें, 0 to 0, ऐसे था क्या, देखना, नहीं सॉरी 202, इसको बोलना ये है 202, और लास्ट वाले की ऑक्यूपेंसी बन रही है कुछ 040, नहीं बन रहा 040। अब आप फॉर्मूला लगा दो ऑक्यूपेंसी वाला, तीनों के डब्ल्यू निकाल लो, है ना, 3 ही पॉसिबिलिटी है। अब आप बस फॉर्मूला लगा लो। बोला W1 का फॉर्मूला सेम ही तो है सबका फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला है n⁴/πi(ni)(factorial), करेक्ट है ना, प्लस में n⁴/πi(ni)(factorial), प्लस में n⁴/πi(ni)(factorial। डन है ना, बस ऐसे करके काम कर लो। कहना ये आ जाएगा टोटल पार्टिकल कितने हैं, टोटल पार्टिकल कितने हैं 4, तो लिखना ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितने हैं इसमें 1 फैक्टोरियल, इनटू में 2 फैक्टोरियल, इनटू में 1 फैक्टोरियल। अलग अलग सॉल्व कर लो, बाद में ऐड कर देना। ये आ गया 4 फैक्टोरियल, आप करो सॉल्व, 2 फैक्टोरियल इनटू में 0 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल, प्लस में 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है 0 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल इनटू में 0 फैक्टोरियल। डन है ना, ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा। डन है, इसे सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 2 × 1, प्लस में 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 2 × 1 इंटू में 2 × 1, है ना। सॉल्व कर लो आप अपने आप से, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 2 चला गया, करेक्ट है। 4 3 12, प्लस में 2 3 6, नीचे कुछ नहीं है, और प्लस में 1, यही बच रहा है। W1 W2 W3 18, सही है ना, 18, और ये 1 कितना होता है 19, कहना ये टोटल आ रहा है 19। ये आ गया W, समझ पाए, ये आ गया मेरे पास में आंसर कि W = 19। सभी का क्लियर है? 12 नहीं, 12 कैसे आएगा आंसर, 12 नहीं 19 आएगा ना। देखो आप, 12 तो इसका आ रहा है ना, 12 इस W1 आ रहा है, W2 6 आ रहा है, और W3 1 आ रहा है, टोटल जोड़ो ना 19 आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो ये केस कौन सा था, देखो अब आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि मैम ने पढ़ाया ही नहीं, लेकिन ये जो केस है ना, इनडायरेक्टली ये किसका बना हुआ है, क्या ना, ये इनडायरेक्टली केस थर्ड है, इनडायरेक्ट है थोड़ा सा, बट यस ये केस थर्ड है, जिसमें हमें ऑक्यूपेंसी खुद को बनानी पड़ी, तब जाके आंसर आया। समझ पाए? चलें आगे। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, है ना, ये है नेट दिसंबर 11 का, आप बताओगे, ठीक है ना। एक सवाल दे रही हूं, बताना आप। सवाल इस तरीके से आ रहा है कि अ सिस्टम consisting of four identical and indistinguishable, अरे मैम आइडेंटिकल तो शायद सेम होता है, फिर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब ये कहना चाहते हैं कि शेप उनकी बराबर ही होगी, लेकिन ऐसे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, इनडिस्टिंग्विशेबल, ओ इन क्या, डिस्टिंग्विशेबल particles possessing three available state, लैंग्वेज ऐसी आएगी कि समझ ही ना आए, अवेलेबल स्टेट ऑफ एनर्जी, है ना, स्टेट
जिसकी एनर्जी है 1, 2 एंड 3 यूनिट, ठीक है, एंड हैज 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, आप आगे देखो, बोल रहे हैं द नंबर ऑफ ways in which W is satisfied, लैंग्वेज देखो कैसी खतरनाक बना के दी है, इज सेटिस्फाइड क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है A 20, दूसरा है 30, तीसरा है 10 और है 60। कभी कभी PYQs करने का फायदा ये हो जाता है कि सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा होता है ना, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दे देते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ये भी CSR नेट का PYQ है ना, ये जो आपने अभी किया, ठीक है, ये वाला। और अब जो ये सवाल है ना, ये भी CSR नेट का ही है, ये उससे आगे वाले ईयर में आया है, ठीक है, ये आया है December 11 में। लेकिन लैंग्वेज और क्वेश्चन एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट है, बस इनकी वैल्यूज बदल दी गई है, लेकिन लैंग्वेज देखो कैसी। System consisting of 4 identical and distinguishable particle, each possessing 3 available state। जितना मुझे समझ में आ रहा है ये ऐसे है कि अवेलेबल स्टेट जो है वो 3 है, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 4 है, केस अपन को डिसाइड करना है। बोल रहे हैं कि 3 स्टेट है, ईच पोजेसिंग यूनिट, एनर्जी की यूनिट दे रखी है। अब यूनिट क्या है भाई, अरे वैसे ही है कि 1E, एक 2E और एक 3E है। बोल रहे हैं हैज 10 यूनिट ऑफ एनर्जी, इट मींस इन टोटल जो बनना चाहिए वो 10E बनना चाहिए। समझ गए आप, सेम ही क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज इन विच W इज सेटिस्फाइड इज, आपसे बोल दिया कैसे अरेंज करें कि W क्या आएगा, वही तो हो गया ये। कितने लोगों को समझ में आ गया क्या करना है? आसान है ना, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। आप बताओ, मैं पोल लगाती हूँ। 1 मिनट का आपके पास में टाइम है, आप आराम से सॉल्व करो। हो गया? चलें, जो यहाँ से करेक्ट आंसर होना चाहिए इट शुड बी सी एकदम परफेक्ट है। बहुत सारे लोगों का सही आया है ना, 58 का सही आया है। खान जी का सही आंसर है, लवकुश का, शिवानी, सौम्या का आंसर सही है, प्रिंस का, अद्वय का, साहिल, शिवानी और अक्सा, सुंदरम का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, है ना। आंसर आ रहा है कि 10E को कैसे अरेंज करें, मतलब टोटल एनर्जी 10 ही आनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर आ रहा है 10। देखो कैसे, कितने पार्टिकल्स हैं, कहना 4 पार्टिकल्स हैं, चारों के चार को यहाँ बिठा दूं तो मतलब ही नहीं निकलेगा ना, समझ पा रहे हो ना। चारों को यहाँ बिठा दिया तो 4E आएगी एनर्जी, वो तो कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ तो मत ही बिठाना, ठीक है। मैम चारों के चार को यहाँ बिठा दूं क्या, वैसे ये अलग अलग है ना सब, तो एक नीला पीला कैसे भी ले लो वही है ना। ये चारों के चार को मैं यहाँ बिठा दूं तो कोई सेंस निकलेगा क्या, बोलना। जब आप चारों के चार को यहाँ बिठा दोगे तो 4 ये है
हर एक की एनर्जी 3 है, तो 4 3 12 हो गया। अरे नहीं मैम नहीं, 10 ही रखना है, इट मीन्स यहाँ तक तो नहीं। एक काम करूं, 3 को बिठा दूं, 3 3 9 हो जाएगा, और एक को यहाँ बिठा देती हूँ, 3 3 9 और एक 10। बोलना हाँ ये सही है, कर सकते हैं ऐसा। और कुछ बोलना, और हम कैसे बिठाएं, 10 लाना है टोटल, तो कैसे बिठाऊं, 2 को यहाँ बिठा दूं, 2 को यहाँ बिठा देती हूँ, तो ये हो गया कितना, ये काम करूं मैक्सिमम बिठाऊं ना, 3 को यहाँ बिठा देती हूँ, 3 2 6 हो गया, 6 आ गया। एक को जैसे यहाँ बिठाऊंगी 7 8 9 नहीं हो पाएगा, है ना, तो 2 को बिठाती हूँ, एक को यहाँ रख लूं, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ से आया, और ऊपर बैठे बचे हुए 2, तो कितना आ रहा है, 2 3 6। हाँ ये सही है, क्योंकि 10 हो जाएगा टोटल, तो बोलना ये भी परफेक्ट है। और कुछ, और क्या कर सकते हैं हम, चारों को यहाँ पे बिठा दिया तो 4 2 8 ही आएगा, नहीं होगा, 10 नहीं होगा। और क्या बनाया आपने 1 में, बताओ भाई, और तुम लोग बताओ और क्या बनाया, बना के आए हो। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और भी है क्या कुछ, लगता तो नहीं है मुझे और कुछ। अगर एक को यहाँ बिठाऊं तो आ जाएगा 3, 3 को नीचे बिठाया, 3 2 6 7 8 9 नहीं हो रहा, यहाँ बिठाऊं तो 1 नहीं हो रहा। बताओ और क्या हो सकता है, मेरे तो यही 2 आ रहे हैं, सेकंड में 2, थर्ड में 2, हाँ वो तो कर लिया। और कुछ, फर्स्ट में 1, थर्ड में 3, वो भी हो गया। और कुछ, और क्या किया आपने, जल्दी बोलो। 2 ही होंगे ना, और तो हो नहीं रहे, मुझे भी नहीं लग रहा और कोई पॉसिबल है, बस यही है, डन है। बोलना 2 ही पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला। यहाँ से ऑक्यूपेंसी आ रही है 1 0 3, और यहाँ से ऑक्यूपेंसी आ रही है 0 2 और 2, करेक्ट है ना, और कुछ नहीं बन पा रहा, 2 ही होंगे। बोलना बस ये 2 ही होंगे, करेक्ट। तो ये अपन ने, ये भी केस थर्ड का ही तो सवाल हो गया। बोलना ये भी सवाल है इनडायरेक्टली केस थर्ड का, करेक्ट है। तो आप ऑक्यूपेंसी वाला फॉर्मूला लगा दो कि W इज इक्वल्स टू W1, ऐसे W जुड़ जाते हैं, बोलना ठीक है। यहाँ से आ गया n फैक्टोरियल अपॉन में पाई आई एन आई फैक्टोरियल प्लस में n फैक्टोरियल अपॉन में पाई आई एन आई फैक्टोरियल, डन। कितने पार्टिकल्स हैं, 4, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में ऑक्यूपेंसी इनकी क्या है 1 0 1 0 और 3, दैट इज 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस में ये कितना है 0 2 2, इट मीन 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, डन। कौन कौन कट रहा है किससे, ये गया ये गया, डन है, ये गया ये गया, ये आ गया ऊपर 4 और कुछ नहीं है, ये आ गया 2 3 6 6 और 4 10, इट मीन्स W कितना आ गया 10, परफेक्ट है आंसर आपका, W आ गया 10, ओके है क्या। ऐसे रोज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करवाऊंगी, बाकी रेस्ट आपके पास, आपके हाथ, आप डिसाइड कर लेना आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है ना। आपको जहां तक भी आसान लगे आप आराम से वहां तक पढ़ो, कहना इसका करेक्ट आंसर है 10। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा, एक क्वेश्चन और है, लिखो और आप बताओगे क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये है नेट जून 12 का, द करेक्ट, और आप मानोगे नहीं, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जो इतने आसान है ना, एकदम आसान सवाल पूछे हुए हैं जैसे फ्री के मार्क्स मिल रहे हो, और कभी कभी इतने हार्ड हैं कि पता नहीं टीचर से भी ना हो। द करेक्ट एंट्रोपी ऑफ 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद देयर ऑक्यूपेंसी नंबर। अब ये वो टॉपिक्स है ना जो कनेक्टेड नहीं है किसी से भी, सब इंडिविजुअल टॉपिक है, तो आप पार्ट्स में पढ़ सकते हो ना, ये समझदारी है। अब आ रहा है आपके पास में 0 1 2 और 3, डन, इन 4 स्टेट, ठीक है, इन 4 स्टेट इज द करेक्ट एंट्रोपी ऑफ 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद देयर ऑक्यूपेंसी दिस इन 4 स्टेट इज, ठीक है। फॉर्मूला आ रहा है आपके पास में, फर्स्ट KBln6, दूसरा आ रहा है आपके पास में KBln60, तीसरा आ रहा है आपके पास में KBln30, और फोर्थ आ रहा है आपके पास में KBln720। और ये जो क्वेश्चन है ये है दिसंबर नहीं जून का, सॉरी नेट जून 12 का। स्टार्ट करो, क्या होना चाहिए, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना, बट अब आप जानते हो क्या करना है, स्टार्ट करो।
स्टार्ट करो, बोलो क्या आएगा। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, एक बार जल्दी से बताना। करेक्ट एंट्रोपी ऑफ 6 आइडेंटिकल पार्टिकल विद देयर ऑक्यूपेंसी नंबर गिवन है इन 4 स्टेट। चलिए, जो यहाँ से सही आंसर है वो है सेकंड वाला, बी ऑप्शन करेक्ट है। रिजल्ट 75% तक सही है। कोमल का सही है, सौम्या का आंसर सही है, अद्वै का, तनीषा, गौरी, प्रिंस, मानसी, पायल का सही है, आयुषी और भव्य का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। आपको यहाँ से देखो क्या बताना था, आपसे बोल रहा है ऑक्यूपेंसी है 0, 1, 2 और 3। कितने पार्टिकल्स है, खुद ने दे दिया ऑक्यूपेंसी नंबर। कितने पार्टिकल्स दिए आपको, 6 आइडेंटिकल पार्टिकल, ठीक है। इट मीन एन की वैल्यू है 6। क्या पूछा है, 4 स्टेट्स हैं, एम की वैल्यू है 4। आपको बोल रखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला रेसिडुअल एंट्रोपी होती है KBln W। आपको चाहिए W, अगर W आ गया तो काम खत्म है ना, तो अब मुझे W निकालना है। मैंने देखा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, 1, 2 या केस 3 वाला। कहना ऑक्यूपेंसी नंबर गिवन है, फॉर्मूला लगेगा केस 3। समझ पा रहे, केस 3 वाला करेक्ट है। केस 3 का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में पाई आई ni फैक्टोरियल। करेक्ट, इसका मतलब है n है कितना, 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। बस ये w यहाँ से आपको सॉल्व करना है ना। तो बोलना w विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डन। और नीचे क्या है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। करेक्ट। 1 1 तो हटाई दो, कोई मतलब नहीं है। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 जा गया। 6 5 जा 30, 30 2 जा 60। इट मीन्स ही हो गया 60, दैट इज W आ गया। W आ गया तो बस रेसिडुअल एंट्रोपी तो आसान है। कहना रेसिडुअल एंट्रोपी आ गई KBln 60। कितना प्यारा मासूम क्वेश्चन था, आराम से हुआ। कहना ये आ गया कितना, KBln 60। डन है भाई, आसान है ना एकदम, कर लेंगे हम लोग ऐसे। बस ये कुछ चीजें थी, ऐसी आपकी दूसरी क्लास, ऐसी आपकी तीसरी क्लास आसान आसान सी आएगी जिसमें PYQs इन्वॉल्व होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ कुछ ही चीजें हैं, थोड़ी बहुत चीजें थोड़ी सी टफ है, आई एग्री। बाकी चीजें आसान भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सिलेक्टिव मार्क्स लाए जा सकते हैं, इसलिए आप वहां तक समझो, पढ़ो जहां तक आपको रिलेटेबल चल रहा है, ठीक है। तो यहां तक मामला होता है एकदम खत्म। आज के लिए स्टैटिस्टिकल अपन इतनी करेंगे। अब वो लोग रुक जाएं जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का कल वाला लेक्चर देखा था, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना, जो लोग वो कर चुके हैं वो लोग रुक जाएं, बाकी लोग चले जाएं, ठीक है। क्योंकि अब मैं वो होमवर्क डिस्कशन करने वाली हूँ। तो वो लोग रुक जाओ जिन्होंने काम कर लिया हो या लास्ट लेक्चर में आप प्रेजेंट हो, ठीक है। देखो, तो लास्ट लेक्चर में एक तो मैंने आपको ये सवाल दिया था, होमवर्क क्वेश्चन दिया था, है ना। ये क्वेश्चन दिया था कि अ मोनोटॉमिक परफेक्ट गैस अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2 अंडर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंडीशन। प्रेशर ऑफ गैस विल फॉल मोर रैपिडली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन बिकॉज। ये आपके पास में ऑप्शंस थे, क्या करना है आप बताओ। ये आपके पास में ऑप्शंस थे, क्या किया आपने, सही आंसर बताइए प्लीज जल्दी से। बोलो भाई क्या आया तुम्हारा सही आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये है CSIR 20 का, है ना। ये क्वेश्चन है CSIR नेट 2020 का, 20 का सवाल है ये, बताओ।
कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है। सभी ने सॉल्व किया है ना? ये ऐसे तुक्के तो नहीं मार रहे ना? आसान है, एकदम आसान है ना? एकदम बचकाना क्वेश्चन है। आपको ये बोला था, अरे भाई बी कैसे हो सकता है, देखो आपको ये बोला गया था, देखो इजी है। आपको बोल रहे हैं कि एक मोनोएटॉमिक गैस है। पहली बात तो यहां से समझनी थी कि मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस, आगे जो भी दिया है परफेक्ट गैस मींस आइडियल गैस, आपको जो भी दिया हो। नेक्स्ट में बोल रहे हैं मोर रैपिडली अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना, इट मींस वॉल्यूम तो बढ़ेगी, V1 से V2 वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज होगा। आपसे कह रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। हमें पता है कि अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी कि आप टीवी देख रहे थे, फिर पिट्टी हो गई और फिर पीवी, यहाँ गामा गामा गामा, यहाँ गामा -1, यहाँ 1 माइनस गामा, ये बताया था। इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम वाला रिलेशन एक्चुअली ये आएगा। डन है ना? तो बोलना प्रेशर वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट। डन। लेकिन इसने तो ऐसे दे रखा है, तो मैं भी एक काम करती हूँ, इसको लिख देती हूँ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर गामा। मैं ये लिख सकती हूँ ना? डन है, इतना लिख सकती हूँ। अब मुझे पता है कि अगर ये मोनोएटॉमिक गैस है तो एकदम श्योर है ना? नींद में भी कोई पूछ लेना तो भी पता है कि ये होता है Cp/Cv और ये आता है 1 पॉइंट कितना 33, है ना? बोलना Cv, क्योंकि मैम जो Cv होता है मोनोएटॉमिक का वो 3/2R ऐसे आता है, और Cp आता है 5R/2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो गामा निकलेगा 5/3, दैट इज 1 पॉइंट कितना 66 या 33, डिवीजन कर लेना। 1 पॉइंट कितना आएगा 3 1 3, है ना? पॉइंट लगाया, 2 बचे, और 3 6 18, 1.66 आना चाहिए ना? कहना ये आ जाएगा 1.66, या फिर कह सकते हैं 5/3, करेक्ट है ना? तो बोलना गामा ही तो पुट करना था, तो बोल देना प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये गामा आ जाएगा 5/3, करेक्ट है? आराम से बोल दोगे कि 5/3। सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है 1.66, नहीं तो 5/3, ये रहा। बोलना ऑप्शन डी परफेक्ट है। चलिए आगे कर लेंगे ना? ये था CSIR 20 का क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल था, ये तो कल ही हो गया था क्लास में, आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साइक्लिक प्रोसेस, है ना? ये तो कर लिया था ना कल ही हम लोगों ने। बोलेंगे ये होता नहीं, ये भी होता नहीं, ये दो पाथ फंक्शन होते हैं, ये भी होता नहीं, ये करेक्ट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताती है कि सारा का सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, बट हीट वर्क में नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ वेस्ट होगी, याद है ना? तो बोलेंगे ये डी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अभी चलते हैं आगे। एक और सवाल था, ये भी कल हो गया था, इसका करेक्ट ऑप्शन था डी वाला। इट मीन्स म्यू को सब में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एच में भी, यू में भी, ए में भी, जी में भी, लेकिन आप कांस्टेंट पक्का से चेक कर ले कि कांस्टेंट क्या दिए हैं, तो बोलना डी ऑप्शन होगा एकदम सही ऑप्शन। सही है ना? जिसमें न्यू क्लास ज्वाइन किए हुए चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो निधि। स्टैटिस्टिकल थर्मो में थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही कम पार्ट आता है, कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो बोलने यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे बढ़ा जाए। एक ये क्वेश्चन था, क्या होगा आप बताओ? एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस इज, अब मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं, ये क्या है ना? क्वेश्चन इस चैप्टर के ऐसे लगते हैं कि हमको पढ़ाया ही नहीं, क्या करें इसका? एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस दैट इज आइडियल गैस इज, बोलो क्या किया आपने? और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, ये कौन से ईयर का था, एक सेकंड देना। ये है दिसंबर 18 का, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है दिसंबर 18 का सवाल है, सारे PYQs हैं ये, दिसंबर 18 का सवाल है, इतना पुराना भी नहीं है। आपसे बोला है एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैसेस, अब ये भी फ्री के मार्क्स हैं, पूछो कैसे? एकदम आसान है, देखो। आइडियल गैस सॉरी, आइडियल गैस क्या होती है, मतलब परफेक्ट गैस क्या होती है? आइडियल गैस एंट्रोपी चेंज आपने पढ़ा था कि ये होता है NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, करेक्ट है? अब आपसे ये बोल रहे हैं आइडियल गैस के लिए तो मैं इतना ही जानती हूँ ना, बोला बस इतना ही जानते हो आप, दिस इज फॉर सम आइडियल गैस, ठीक है? मेरे को दिख रहा है एंट्रोपी
चेंज बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कुछ भी नहीं पढ़ पा रही मैं, ना तो ये पढ़ रही हूँ इंडिपेंडेंट, वो तो हो ही नहीं सकता, डिपेंडेंट है। प्रोपोर्शनल पढ़ पा रही हूँ, एल वी है ना, एल वी या फिर प्रोपोर्शनल टू एल प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो बोलना वी स्क्वायर जैसी भी कोई चीज नहीं आ रही। क्या बोले, दो ही ऑप्शंस बनते हैं, या तो प्रोपोर्शनल टू एल वी या प्रोपोर्शनल टू वी, क्या करना है बोलो भाई, क्या करें। देखो रिलेशन से तो शायद आपको ये दिख रहा हो कि डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू एल एन वी, करेक्ट है ना, ये दिख रहा हो है ना, इससे ये समझ में आ सकता है कि भाई यहाँ से वॉल्यूम दे रखा है तो हमने ये लिख लिया, बट प्रोपोर्शनल टू एल एन और वो भी डेल्टा वी है, मतलब कैसे बोलूँ इसको कि ये चेंज के प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम के बोलोगे तो सिर्फ वॉल्यूम के ही आएगा, मतलब एल एन वी के आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते, ओनली वी के कहना। इसका जो करेक्ट आंसर दे रखा था आप लोगों को सी लग रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट जो आंसर की में इसका करेक्ट आंसर आया था ना वो है कि प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनल टू वी इसका सही आंसर है, एल एन वी वाला नहीं है। इसका सही आंसर है कि एंट्रोपी इज ऑफ अ परफेक्ट गैस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ना कि एल एन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा चेंज आता है, एल एन वी टू बाय वी वन के प्रोपोर्शनल है आप ये कह सकते हो, और वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि वॉल्यूम बढ़ती है तो एंट्रोपी भी बढ़ती है, एक्सपेंशन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो यहाँ से वॉल्यूम और डेल्टा एस, सिंपल बात करें तो एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम बढ़ेगी एंट्रोपी बढ़ेगी, कंप्रेशन होगा वॉल्यूम घटेगी एंट्रोपी घटेगी, इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ओनली, एल एन वॉल्यूम नहीं। समझ पा रहे हो, इसलिए सिर्फ करेक्ट आंसर इसका दिया था प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, चलिए आगे। इसमें ये चीज दी थी, सिर्फ वॉल्यूम का रिलेशन देखूंगी तो ऐसे आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था, एक आप लो ये वाला क्वेश्चन पहले डील करती हूँ, ये देखना एक बार। ये क्वेश्चन करा आपने, when 2 mole of liquid A are mixed with 2 mole of liquid B at 300 Kelvin, the excess molar Gibbs free energy of solution is this। नेक्स्ट में बोला है द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। अब देखो बहुत ही कंफ्यूजन है इस सवाल में, देखना एक बार सामने देखना। इसका मैम डेल वी होता तो सही होता, अब उसको डेल वी भी नहीं बोलते, मतलब आप ऐसे समझ लो कि इन जनरल पूछा था उसमें कि एंट्रोपी का और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, तो बोलना इन जनरल उसका करेक्ट आंसर दे रखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, है ना, ये चीज दे रखी थी। वैसे सही आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एल एन वी दिख सकता है, ठीक है, बट आंसर की में वॉल्यूम था। हाँ भाई, एक ये सवाल था आपके पास, इसका ईयर मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। ये आया जून 19 का सवाल है, ये आया जून 19, जून 19 में ये क्वेश्चन आया था, है ना। देखो क्या है, अब इस सवाल पे आने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, इधर देखो आप, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि डेल एस मिक्सिंग, याद आ रहा है, वो हमने पढ़ा था कि माइनस का आर समीशन एन आई एल एन एक्स आई, ये याद है ना आपको, ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्या ये मोलर एंट्रोपी थी, बोलना नहीं, ये सिर्फ एंट्रोपी थी, जूल पर केल्विन इसकी यूनिट थी, ये सिर्फ एंट्रोपी चेंज था, एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग, यूनिट थी जूल पर केल्विन, डन है। अगर मैं पढ़ती हूँ कि डेल जी मिक्सिंग तो वो बनता है डेल एच मिक्सिंग, है ना, और माइनस का टी डेल्टा एस, करेक्ट है। आइडल गैस की मिक्सिंग होती है तो ये जीरो हो जाता है, इसका मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल आएगा माइनस का टी और डेल्टा एस मिक्सिंग, बोले डन। अब एक बार आप चेक करना, देखो इसकी यूनिट क्या बन रही है, एक बार मैं पूरा लिखती हूँ, माइनस का टी, ध्यान लगाना एक बार, डेल्टा एस को कहा जाता है माइनस का आर समीशन एन आई एल एन एक्स आई, करेक्ट है। ये बन गया माइनस माइनस का प्लस टी आर समीशन एन आई एल एन एक्स आई। क्या एक्स आई की कोई यूनिट होती है क्या, आप बताओ, एक्स आई है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है, कहेंगे नहीं, उसमें ऊपर भी मोल होता है नीचे भी मोल होता है, कट जाता है, कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की यहाँ से कोई यूनिट नहीं है। लेकिन एन आई है मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इसकी यूनिट तो है, कहना इसकी यूनिट है मोल, करेक्ट है। इसकी यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल, करेक्ट है।
और इसकी क्या यूनिट है, कहना इसकी यूनिट है केल्विन। इट मीन्स अल्टीमेटली जो यहाँ से डेल जी मिक्सिंग आएगा उसकी यूनिट क्या होगी ये जानना चाह रही हूँ। क्या ना, केल्विन से केल्विन कटेगा, मोल से मोल कटेगा, सिंपल आंसर आपका यहाँ से जूल में आएगा। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? इस सब को इरेज करके आपको सिंपल बता रही हूँ कि मेरा आंसर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो मेरा आंसर सिंपल जूल में आएगा। करेक्ट है क्या? बोलो कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो? सही बोल रही हूँ? इट मीन्स मेरा आंसर सिर्फ जूल में आएगा। सही है ना? मेरा आंसर सिर्फ यहाँ से जूल में आएगा। अरे मैम ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि आपने कोई ये जो डेलस मिक्सिंग ली थी ये भी तो जूल पर केल्विन वाली दी थी ना, आपने मोलर एंट्रोपी तो ली नहीं। समझ रहे हो? आपने मोलर नहीं ली, अगर आप मोलर लेते तो ये भी जूल पर मोल आता। समझ पा रहे हैं क्या आप? बताओ एक बार मुझे, कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैंने डेल्टा एस का ये वाला फॉर्मूला लिखा, नॉर्मल वाला फॉर्मूला, आराम से सब कुछ करती गई तो मेरी यूनिट आ रही है जूल। इतना क्लियर है सभी को? एक बार बोलो। एक अलग बात बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन से हटके एक बात समझा रही हूँ। कितने लोगों को ये बात समझ में आई मेरी? क्वेश्चन से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन से एकदम अलग बात कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से एकदम हटके एक बात बता रही हूँ आपको, एक चीज समझाना चाह रही हूँ। देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं। सभी को आ रही है ये बात समझ में? बोलो एक बार जल्दी। क्लियर है ना कि अगर मैंने डेलस का ये वाला फॉर्मूला लिया है, आराम से सारा पुट करूंगी तो ये जूल में आएगा। डन। अब मैं आपसे दूसरी बात करने जा रही हूँ। अगर मैं डेलस का ये वाला फॉर्मूला लिखूं तो कि माइनस का आर समीशन एक्स आई एल एन एक्स आई, ये क्या होता है? अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूं तो क्या ना, जब आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे ना मैम, तब जो आपका इसकी यूनिट आएगी, और इसको कहते हैं मोलर एंट्रोपी चेंज, मोलर वर्ड लगता है ना, तभी एक्सआई लिखते हैं। ये है मोलर एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। और इसकी जो यूनिट आती है, देखो ना इसकी यूनिट है ना इसकी यूनिट है, बस इसी की है ना। इट मीन्स यहां से आएगा जूल पर केल्विन पर मोल। बोला डन। अगर इससे मैं डेल जी निकालना चाहूं तो क्या ना, जब आप इससे डेल जी निकालोगे तो आप डेल एच लिखेंगे, वो तो जीरो हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग लिखेंगे, है ना भाई, ये उड़ गया। इट मीन्स मैम फॉर्मूला बनेगा माइनस का टी, और आप ये वाला रख रहे हो अब कि माइनस का आर समीशन एक्स आई एल एन एक्स आई। करेक्ट है? इट मीन्स माइनस माइनस प्लस का आर टी समीशन एक्स आई एल एन एक्स आई। करेक्ट है ना? ये आ रहा है डेल जी मिक्सिंग। कोई बता सकता है अब डेल जी मिक्सिंग की क्या यूनिट है? क्या ना मैम, देखो इधर यूनिट नहीं है, इधर यूनिट नहीं है, मोल फ्रैक्शन की यूनिट तो होती नहीं है ना। डन है? बोलना अब इसकी यूनिट चल रही है जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी यूनिट चल रही है केल्विन, ये कट गया। इट मींस मैम ये जो आ रहा है ना, इसकी यूनिट है जूल पर मोल। समझ पाए? इसकी यूनिट आ रही है जूल पर मोल। इट मींस अगर पर मोल वाली एंट्रोपी लेती हूँ, मोलर एंट्रोपी लेती हूँ, उसको पुट करूंगी तो ये भी तो पर मोल वाला आएगा ना। सिंपल सी बात है। अगर ये आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे एक्स आई वाला, एक्स आई एल एन एक्स आई, दैट इज मोलर एंट्रोपी चेंज लगाओगे, तो जो डेल जी निकलेगा वो भी तो मोलर वाला ही होगा। समझ पा रहे हो क्या? सीधी सीधी बात है कि ये भी फिर मोलर वाला ही आएगा। क्या ना? हाँ एकदम डन है कि ये भी मोलर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग आएगा फिर। करेक्ट है? तो पर मोल आ रहा है, सही तो है। डन है? करेक्ट है क्या? बोलो भाई, इससे जो मेरे पास में आएगा ये कौन सा वाला आएगा? पर मोल वाला। कोई दिक्कत नहीं है, तो मोलर आ रहा है मैम, नो प्रॉब्लम। आप मोलर लोगे तो मोलर ही आएगा ये भी। डन है क्या? सभी को डन है? बोलो कि यहां से जो आया था ये सिर्फ जूल में आया था, और यहां से जो आएगा ये जूल पर मोल में आएगा। सभी को ओके है? चल सकती हूँ क्या मैं आगे? बोलो। सिंपल सीधी बात है भाई, कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। मोलर वाला लोगे तो मोलर वाला ही आ जाएगा। डन है? सभी को ओके है क्या? चलूं क्या आगे? एक बार प्लीज जल्दी से बताओ सभी को ओके है? सभी को ओके है क्या? बोलो। ठीक है, यहां तक भी सबको ओके है ना? अब मैं आपसे सवाल करने जा रही हूं, एक आपसे सवाल है मेरा। देखो क्या सवाल है आपसे, ये सवाल है मेरा कि अगर डेल जी मिक्सिंग कोई ऐसे लिखेगा कि प्लस का टी आर समीशन एक्स आई एल एन एक्स आई, मतलब कि ये कोई ऐसे लिखेगा, ये ऐसे कोई अगर ऐसे लिखेगा, ठीक है,
तो उसमें डेल जी की क्या यूनिट है, आप बताओ, आंसर दो। इसमें डेल जी की यूनिट क्या है? इसमें डेल जी की यूनिट क्या है, आप बताओ। पहला ऑप्शन है जूल पर मोल, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ जूल। सॉरी, बोलो इसमें डेल जी की यूनिट क्या है, जूल पर मोल है कि सिर्फ जूल है? इसमें यूनिट क्या है? क्योंकि मैम देखो इनकी तो यूनिट होती नहीं है, इसकी यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल, और इनटू में ये आ रहा है केल्विन, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, ये इसकी यूनिट है जूल पर मोल। डन है क्या? बोलना इसकी यूनिट है, इसमें डेल जी की यूनिट है ऑप्शन 1 दैट इज जूल पर मोल। करेक्ट है, करेक्ट है। कि कभी भी मैम मोलर वाला लिखना होगा ना तो उसे ऐसे ही एक्सप्रेस किया जाएगा। बोला डन। आप देखो, आप नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है, कल को कोई ऐसे लिख के दे दे तो डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू आर टी समीशन एक्स एन आई एल एन एक्स आई, इसमें डेल जी की क्या यूनिट है, बोलो। ऑप्शन 1 जूल पर केल्विन, ऑप्शन सेकंड ओनली जूल, ओ केल्विन क्या, जूल पर मोल या ओनली जूल, बोलो ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड। अगर कोई एक्सआई वाला एनआई वाला फॉर्मूला लिखेगा तब क्या यूनिट आएगी, बोलेंगे मैम ये भी जिंदा है, इस बार मोल है, ये जूल पर केल्विन पर मोल, केल्विन से केल्विन गया, मोल से मोल गया। अब यूनिट क्या है, बोलना। अब यूनिट सिर्फ जूल है। डन। दोनों समझते हो आप? अब सभी को ओके है ना? ओके है भाई, एकदम ओके है कि जब हम ऐसा लिखेंगे तो नॉर्मल यूनिट जूल आएगी, जब हम ऐसा लिखेंगे तो यूनिट आएगी जूल पर मोल, तभी इसे मोलर कहा जाता है ना। बोला ओके है। अब कोई अटपटा सा एक फॉर्मूला मैंने कहीं देखा, आप बताओ ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? पता है कोई क्या लिख रहा है, डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू एन आर टी समीशन एन आई एल एक्स आई एल एन एक्स आई। किसी ने ये लिख दिया, मैंने कहा मैंने तो पढ़ाया ही नहीं ऐसा। देखो मैंने या तो मोलर पढ़ाया है कि जब मोलर आता है तो एक्स आई बन जाता है और इसकी यूनिट सिर्फ जूल पर मोल होती है, या मैंने एनआई वाला फॉर्मूला पढ़ाया है जिसमें सिर्फ जूल होता है। अरे ये क्या है, आप बताओ इसमें डेल्टा जी की यूनिट क्या है, कौन बताएगा? पहला ऑप्शन जूल पर मोल है, दूसरा ऑप्शन सिर्फ जूल है। बोलो। अगर कोई अपने साथ मजाक करे और यहाँ पे ये जो अपना फॉर्मूला था ये वाला जिसमें हम एन नहीं लगाते थे वो लगा के दे दें, तब डेल जी का क्या यूनिट आता है, बोलो भाई। बोलेंगे मैम तब इसकी यूनिट बन रही है जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी यूनिट बन रही है सिर्फ केल्विन, अंदर यूनिट है ही नहीं, और इसकी यूनिट बन रही है मोल, मोल से मोल उड़ा, केल्विन से केल्विन उड़ा, सिर्फ जूल बैठ रहा है। इट मीन्स कहना यहाँ से यूनिट सिर्फ जूल आ रही है। समझ पा रहे हैं? यहाँ से सिर्फ यूनिट जूल आ रही है। इट मीन्स ये जूल वाला जो फॉर्मूला है, कोई अपने साथ मजाक करेगा तो ऐसे भी, ये तो अपन जानते ही है, ऐसे भी लिख सकता है। समझ गए? कितने लोगों को मेरी बात अब एकदम कंक्लूड हो गई, समझ में आ गई कि मोलर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज तो सॉर्टेड है, एक्स आई एल एन एक्स आई करके आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी फॉर्मूले में कोई एन आगे लगा देगा ना तो यूनिट में चेंज आ जाएगा, वहां जहाँ जूल पर मोल थी अब सिर्फ जूल है। तो कंफ्यूज कभी नहीं होना, हमेशा बस इतना ध्यान रखना है कि आपको यूनिट क्या दी है उस अकॉर्डिंग फॉर्मूले में अपन ऑल्टरेशन कर देंगे। अगर वो ये वाला फॉर्मूला देके और यूनिट कह रहा है आपके पास में मोलर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जूल पर मोल तो ओके। अगर वो ये देके आपसे सिर्फ जूल चाह रहा है तो एक एन और आगे लगा देना। समझ गए? यूनिट से यूनिट कट जाएगा और सॉर्टेड हो जाएगा। क्लियर है क्या? इट मींस गिब्स फ्री एनर्जी जो जूल में आ रही है वो ऐसे भी लिखी जा सकती है, वो ऐसे भी लिखी जा सकती है, एक ही बात है। क्लियर है क्या? चलूं आगे। ये स्लाइड किस किस को क्लियर है, अब समझ में आ गई पक्का से? मोलर वाला तो क्लियर है, बस ऐसे आता है, एक एन आगे लग जाए तो समझ जाना जूल में आ रहा है। चले, सॉर्टेड है। चलो तो यूनिट्स को प्लीज आप देखना एक बार ध्यान से। अब मैं चलती हूँ जरा आगे, अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। देखो सवाल क्या था, है ना? ये सब तो समझाने वाली बातें थी, अभी टाइम था तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना? अब देखो इस क्वेश्चन पे आती हूँ।
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ लिक्विड ए है मिक्स विद 2 मोल ऑफ लिक्विड बी। मैंने कहा ठीक है, मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग निकालनी है क्या? अभी निकाल देते हैं। और कौन सी वाली निकालनी है? कुछ बोला है क्या इसने? कुछ भी नहीं बोला। तो मैं तो मेरा काम करती हूँ। देखो मैंने लिखा डेल्टा जी मिक्सिंग कैसे आती है, ये आता है आर टी समीशन, अब क्या लगाऊं मैं, एक्स आई एल एन एक्स आई या एन आई एल एन एक्स आई, जो मर्जी आपकी, एक बार वो लगा के देखो। हमने कहा एन आई एल एन एक्स आई ये लगाएंगे, करेक्ट। देखो आर टेम्परेचर है 300, करेक्ट है। इसको लिख रही हूँ N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। जो आपको समझ में आया होगा वो शायद ये है ना, जो आपको समझ आया होगा वो इतना है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसे निकलता है मिक्सिंग का, यही तो फॉर्मूला जानते हो आप, तो बस वही मैंने लगा दिया। बोलना ये आ गया 300 R, R है 8.314, N1 कितना है 2 मोल, ln x कितना है वही 2 अपॉन में टोटल 4, समझते हो ना भाई, 2 अपॉन में 4, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी है 2 अपॉन में 4। बोलना ये आ गया 2 अपॉन में 4 प्लस 2 ln 2/4। क्या कर रहे हो मैम? कुछ नहीं, डेल जी मिक्सिंग निकाल रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। ये मैंने डेल्टा जी मिक्सिंग निकालना चाहा, डेल्टा जी मिक्सिंग। आप बताओ मेरी यूनिट क्या आएगी अगर मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो? ये वाला मैम आपकी यूनिट बचेगी, केल्विन से केल्विन कट गया, अंदर मोल भी है, मोल से मोल कट गया, सिर्फ आपका आंसर मैम जूल में आएगा। एग्री? बोलेंगे मैम इस वाले फॉर्मूले से सिर्फ आपका आंसर जूल में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो 300 और 8.314 इनको आप इंटू कर लो, है ना। ये बन रहा है मेरे पास में 2 और 2 4 ln 2/4, करेक्ट है क्या? 4 ln 2/4, कहना अच्छा ठीक है। यहाँ से डेल्टा जी मिक्सिंग आ रहा है आपके पास में 300 इंटू में 8.314 4 ln 2/4, 2/4 को कैंसिल करें 1/2 लिख सकते हैं, करेक्ट है। इसको ऊपर ले आओ ना, तो बोले एक काम करते हैं माइनस लगाते हैं, ln 2 लिख देते हैं, करेक्ट है। ये हो गया 300 इंटू 8.314 इंटू में 4 आगे माइनस ln 2। समझ पा रहे हो ना? यही आपने किया होगा। जो हम जानते हैं हम सिर्फ उतना ही कर रहे हैं कि डेल्टा जी मिक्सिंग निकाल रहे हैं। तो डेल्टा जी मिक्सिंग की मेरे पास में ln 2 होता है 0.7, तो इसकी जगह आप रख देना 0.7। जब आप सॉल्व करोगे ना, ये कुछ 6.9 माइनस का किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में मैंने इसको निकाल दिया। मेरा आंसर सिर्फ जूल में आ रहा था, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया किलो जूल। मैं यहीं तक समझती थी, आप लोग भी यहीं तक ही जानते हो, आप और मैं दोनों सिर्फ इतना ही जानते हैं कि डेल्टा जी मिक्सिंग निकालना है, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि मोलर वर्ड देखो, एक्सेस मोलर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सोल्यूशन इज दिस। एक्सेस है कोई चीज, इसका मतलब है मैम ऐसा देखो कि डेल्टा जी कुछ एक्सेस है, एक्सेस वाली वैल्यू है, वो डेल्टा जी आपकी फर्स्ट माइनस विद डेल्टा जी आपकी कोई सेकंड, ऐसे आ रही होगी। कोई चीज एक्सेस है तो 1 - 2 से आ रही होगी, करेक्ट है। जो वैल्यू एक्सेस वाली है वो कितनी है देखना, जो वैल्यू एक्सेस वाली है वो गिवन है माइनस का 1.5 किलो जूल पर मोल। ये जाके लिखो, तो यहाँ पे लिखना आप, ये मैम दे रखा है एक्सेस वाली वैल्यू माइनस का 1.5 किलो जूल पर मोल, करेक्ट है ना। आपको बोला डेल्टा जी फर्स्ट हमें पता नहीं है, जो डेल्टा जी मिक्सिंग जो आप अभी निकाल के आए हो ये कितना है, कहना ये हम निकाल के आए हैं पीछे, कितना था ये कि माइनस का 6.9 किलो जूल पर किलो जूल ओनली। तो बोलना यहाँ जाके लिखेंगे हम लोग कि ये मैम दे रखा है, अभी इसको इतना ही लिख देते हैं कि ये हमें निकालना है, करेक्ट है, सॉरी ये हमें गिवन है। तो आप बोलना ये हो गया 1.5 किलो जूल पर मोल। इसको इधर ले आऊंगी, प्लस का डेल्टा जी मिक्सिंग सेकेंड इज इक्वल्स टू डेल्टा जी फर्स्ट, करेक्ट है क्या? डेल्टा जी सेकेंड मैंने अभी अभी सॉल्व किया है, ये मैंने अभी अभी सॉल्व किया है, कहना ये हो गया किलो जूल पर मोल, और प्लस में ये अभी अभी पीछे सॉल्व करके आई हूं कि माइनस का 6.9 किलो जूल। अब एक समस्या है, ये तो किलो जूल, ये किलो जूल पर मोल, ये तो हो ही नहीं सकते। एक बार समझ लो, रिपीट कर दूंगी लास्ट में, ये तो किलो जूल है, ये किलो जूल पर मोल है, ये तो ऐड ही नहीं हो सकते ना माइनस हो सकते। आप एक काम करो, इसका ये मोल हटाओ, बोलना इसका मोल जब हटेगा आप ना टोटल मोल अपने पास 2 मोल लिक्विड ए के हैं, 2 मोल लिक्विड बी के हैं, टोटल 4 मोल है। आप इसको 4 से इंटू कर दो, 4 मोल से इंटू कर दो, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, डन है। आप लिखोगे माइनस का 4 इंटू 1.5 किलो जूल और माइनस का 6.9 किलो जूल इज इक्वल्स टू डेल्टा जी फर्स्ट, करेक्ट है। बस इनको आप सॉल्व कर लो, ये भी किलो जूल में, ये भी किलो जूल में, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, टोटल आंसर आपका कुछ पहुंच रहा होगा माइनस का 12 समथिंग, है ना,
ऐड करके देख लेना, माइनस का 12 किलो जूल कुछ आंसर आपका आ रहा होगा डेल्टा जी फर्स्ट। समझ पाए क्या? बोले यहाँ से आंसर आएगा आपका फर्स्ट वाला, दैट इज माइनस का 12.9 समथिंग आपका आंसर आ रहा होगा। अब मुझे एक बात आप ये बताओ, इसमें दो समस्या आई है हमको। एक समस्या नंबर 1 समस्या तो ये है कि हमको सारी बातें तो समझ में आ रही थी आपकी, बस ये समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि ये एक्सेस डेल्टा जी क्या है, क्वेश्चन में गिवन था। ये आपने कैसे समझ लिया कि यही चीज हमें दे रखी है, ये हमें मतलब ये हमने सॉल्व करी, ये हमने सॉल्व करके लेके आए हैं। आपको क्या पता यही है, डन है ना? यही दो डाउट है आपके। अब मुझे ये बताए कोई, जिस किसी ने भी आंसर सॉल्व किया था, आपने इसको कैसे सॉल्व किया, आपकी क्या अप्रोच थी, आप क्या समझ पाए इस क्वेश्चन को देख के, बोलो। दो ही प्रॉब्लम है यहाँ से। नंबर 1 प्रॉब्लम तो क्या है कि भाई ये तो ठीक है, सब ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। और जो डेल्टा जी सेकंड था, आपको क्या पता ये वही है जो अपन सॉल्व करके आए हैं, बोलो, कोई बता सकता है, बोलो भाई, कोई बता सकता है ये क्या क्या किया, ये कैसे किया, कहाँ से आया, किसी ने सॉल्व किया था? बोलो। मोनिका, वंदिता, किसी ने सॉल्व किया था? दीपक, खान, किसी ने सॉल्व किया, ये कैसे आया, कहाँ से आया, कोई बता सकता है? बोलो भाई जल्दी से एक बार प्लीज। सॉल्व तो किया था बट -6.9 तक ही किया, -6.9 तक ही आया था। -6.9 तक ही आया। देखो ये सिंपल सी बात चलती है कि जब भी हमारे पास में बाइनरी सोल्यूशन होता है, दैट इज बाइनरी सोल्यूशन मतलब मिक्सचर ऑफ टू, जैसे आपके पास में लिक्विड ए और लिक्विड बी, दो चीज दे रखी थी, है ना। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, आपको दो बातें दे रखी है। व्हेन 2 मोल ऑफ लिक्विड ए आर मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ लिक्विड बी एट 300 केल्विन, एक्सेस मोलर एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन, इतना एक्सेस एंट्रोपी चेंज है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। अब दो बातें हैं, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग जो किलो जूल में है, एक आपको वो एक्सप्रेस करना है, एक्सेस मोलर वाली क्वांटिटी आपको गिवन है, करेक्ट है। सुनना देखो ध्यान से, जो आप कहाँ लिखूं इस चीज को, ऐसे लिखते हैं कि एक्सेस मोलर, ये एक्सेस है, ठीक है, और ये दे रखा है आपको किलो जूल में। लेट सपोज को हमको कोई नया फॉर्मूला नहीं आता, हम बोल रहे हैं ये किलो जूल में है वैल्यू, करेक्ट है, ये एक्सेस दे रखी है। दिस विल बी इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, जो हमसे वो पूछना चाह रहा है, माइनस विद गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड, जो बाइनरी सोल्यूशन है। ये फॉर्मूला चलता है आपका, है ना। मतलब आप इसको जनरली ऐसे समझ सकते हो कि ये जो किलो जूल वाली वैल्यू है, ये आपको एक्सेस दे रखा है, लिक्विड वाली जो वैल्यू है ये आप निकालोगे जूल में आएगी, करेक्ट है ना। और आप ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा जी मतलब लिक्विड है लिक्विड भी आपको दोनों दे रखे हैं, आप ये सॉल्व कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर वैल्यू आपसे पूछी है कि इन दोनों में एक्सेस क्या आएगा, तो ये आपसे पूछा था, एक्सेस आपको गिवन था। अब बस इसको इधर ले आओ और ये डेल्टा जी सॉल्व कर दो। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही, ना इसका फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा डेप्थ तक समझा रही हूँ कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं, एक नया बर्डन और नहीं क्रिएट करना।
सिंपल सी बात समझना कि जब भी दो लिक्विड आपको दे दिए ए और बी और बोल दिया कि उनका बाइनरी सोल्यूशन है, तो आप उनकी डेल्टा जी मिक्सिंग लिक्विड की निकाल लो। करेक्ट है ना, लिक्विड की डेल्टा जी मिक्सिंग आप सॉल्व कर लो जैसे मैंने किया, जो आंसर आया था माइनस का 6.9 किलो जूल। करेक्ट है। एक्सेस वाली क्वांटिटी आपको दे रखी है कि ये जो है 1.5 किलो जूल है पर मोल। डन है। आपसे ये वैल्यू पूछी थी, डन है ना, उसको बस इधर ले आओ और वो वैल्यू आप सॉल्व करके बता दो। डन है, कर लेंगे यहाँ तक। और कोई डेरिवेशन वगैरह इसका अगर समझाना ही होगा ना तो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, अदरवाइज मेरे को इसका डेरिवेशन वगैरह में नहीं पढ़ना है ना। बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, बस आपको ही पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो आगे। करेक्ट है क्या? इसका कोई डेरिवेशन वगैरह मुझे मिलेगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपसे सवाल पूछा हुआ था और इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये वाला था, ये पूछा था आपसे, इसका आंसर कुछ आया हो आप लोगों का? इसका आंसर किसी का कुछ आया था? A sample of 2 mole of O2 assumed ideal at 500 Kelvin is expanded from 5 liter to 50 liter under adiabatic and reversible conditions. आपसे बोला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज क्लोज टू, पढ़ लेंगे क्या हम लोग? एडियाबेटिक और रिवर्सिबल कंडीशन दे रखी है, हमको पता है डेल्टा यू होता है एन सीवी डेल्टा टी। करेक्ट है ना। एडियाबेटिक कंडीशंस में एन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल दे रखे हैं। सीवी O2 के लिए आप बता सकते हो मुझे एट 500 केल्विन, और डेल्टा टी कितना दे रखा है 5 लीटर टू 50 लीटर। क्या किया है इसको, कैसे किया सॉल्व, क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर बोलो। क्या करूं, कहां तक करूं इसको सॉल्व? डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1 है ना T2 है ना T1 है, क्या करूं? और रिवर्सिबल बोल दिया, वॉल्यूम्स दे दी, और एक आपको T1 दे दिया, मतलब T1 गिवन है, V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, T2 नहीं है। तो पहले तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि टीवी देख रहे थे है ना, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। करेक्ट है। T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। T1 मुझे गिवन है, T2 मुझे निकालना है, तो T1 V1 अपॉन में V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2। करेक्ट है। T1 आ गया 500 केल्विन, लिखना ये हो गया 500। V1 कितना दे रखा है 5, V2 दे रखा है 50। गामा कितना होता है पता नहीं, गामा क्या है O2 का, गामा क्या लेना है बोलो। पहले आप T2 निकालोगे फिर इसको सॉल्व करोगे। कोई बता सकता है T2 क्या आ रहा है, गामा क्या आ रहा है? सॉल्व किया है ना भाई, तो सपोर्ट किया करो, ये मैंने सॉल्व नहीं कर रखे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ डायरेक्टली, आप बताओ क्या होना चाहिए। गामा कितना आएगा, गामा आना चाहिए आपका ये आ जाएगा कितना कितना 1.4 है ना, गामा आ रहा है 1.4। 7/5 दैट इज 1.4 आ रहा होगा गामा, है ना। गामा आएगा 1.4 समवॉट, ठीक है। 1.4 माइनस 1 दैट इज 0.4 रह जाएगा T2। T2 कुछ आप सॉल्व करो, ये आ जाएगा कुछ 200 तक आ जाएगा, 199 केल्विन आई गेस, है ना। इतना ही 200 केल्विन करेक्ट है। T2 कुछ 200 केल्विन तक आ रहा होगा, आप T2 को यहाँ पुट कर दो, है ना। तो ये, और CV कितना आ रहा है, CV अच्छा दे रखा है, दिक्कत ही नहीं है, 5/2 आर आप पुट कर देना। T2 मिल गया अपने को, सारा सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5R 199 माइनस कितना था T1 500, ये आप सॉल्व कर लेना, माइनस में कुछ आंसर आ रहा है, करेक्ट है ना। जो आंसर यहाँ से आपको मिलेगा वो आएगा माइनस का 12.5 किलो जूल, ये बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे ना, इजी था क्वेश्चन, हो जाएगा ना। चलूं क्या आगे?
करेक्ट है क्या? आफ्टर सॉल्विंग आपका आ जाएगा माइनस का 12.5। एक ये सवाल मेरे को सॉल्व करने का समय नहीं मिला है जरा, है ना, इसको तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी जब भी मेरे को ये समय मिल जाएगा। थोड़ा सा डेरिवेशन चलेगा इसका, इसमें आपको डाउट आया भी होगा, इसको मैं ना ग्रुप में शेयर करूंगी डेफिनेटली, है ना, आज या कल में करूंगी जब भी समय मिलता है। और आपके पास में कोई क्वेश्चन था क्या? इतने ही थे ना? देखो मेरे को दो चीज आपको ग्रुप में शेयर करनी है, एक तो ये वाली बात, है ना, और इसका कोई रेफरेंस मिलता है तो वो भी आपको मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में, है ना, ये जो है ना एक्सेस मोलर एंट्रोपी वाली चीज, ठीक है, इसका कोई रेफरेंस केएल कपूर और इनमें है ना, मुझे ध्यान नहीं है फिलहाल, ये मैं आपको शेयर करती हूँ ग्रुप में, ठीक है। चलो जी, तो ये अपने थे कुछ होमवर्क क्वेश्चन CSIR नेट के PYQs थे जो कि डन होते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, गेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने करवाए हैं आपको क्लास में 24 के, 20 के, 21 के, है ना, बाकी भी और कोई सवाल मिलते हैं तो या तो मैं ग्रुप में डालूंगी या क्लास में कल लेके आऊंगी, जो होमवर्क में दूंगी और फिर नेक्स्ट डे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्टेटिस्टिकल, हाँ ये नहीं आया होगा, ये नहीं आया होगा क्योंकि आसानी से सॉल्व होगा नहीं, इसका डेरिवेशन होगा, और ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो वो छोड़ने के लिए आते हैं क्योंकि डेरिवेशन का टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है ना। हर एक चैप्टर पढ़ा है तो जरूरी नहीं है कि उसका क्वेश्चन करें, इस ईगो में मत लिया करो कि थर्मो तो पूरी 19 लेक्चर पढ़ के आया हूँ, मेरे से होनी ही चाहिए, नेसेसरी नहीं है, क्या पता टाइम लग रहा हो तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह टाइप की चीजें हमें नहीं करनी होती तो उनको हम छोड़ देना बेटर है, ठीक है भाई। तो आपसे मिलते हैं कल सेम टाइम पे, कुछ जो चीजें रह गई हैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, है ना। टिल देन स्टैटिस्टिकल के लिए आप पढ़ते रहो जहां तक भी आपको अच्छा समझ में आ रहा हो। न्यू बैच ज्वाइन किया है और MSc थर्ड की स्टूडेंट हूँ, मुझे कब से तैयारी करनी चाहिए? आपको जब से भी शुरू हो जाओ आप तब से तैयारी करनी चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में आप हो तो आप शुरू कर दो, शुरू कर दो आप, जितना जल्दी कर दो। अब दिसंबर तो आपका टारगेट हो नहीं पाएगा लेकिन आप कोर्स कवर कर लेना इतने में, ठीक है। क्लैपटन वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने करवाया है ना, वीडियो में करवा रखा है, आप देखो। क्लैपटन इक्वेशन के क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में करवाए हुए हैं, सॉल्व भी करवाया हुआ है ना स्मिथ, ठीक है। चलो, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।